हो रही थी तो आपने सर आपने जो सजेस्ट किया है जी C4 और L1 200 में, उसके अलावा सर है, बता रहे हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, ये नेचुरल टॉनिक जनरल टॉनिक का जो हम लोग बेस बनाते हैं, उसके बाद D4 D5 D6 बनाएगा, पेशेंट को फिर कैसे देंगे? कैसे देंगे मतलब क्या है? 30 ml निकाला जो मेडिसिन डालना। नमस्ते सर। डायरेक्ट बेस से हम 50 ml डाल के D4 बना सकते हैं। सर आप D4 D5 D6 से बना कर रखे हैं और फिर गुड इवनिंग सर। समझ में नहीं आ रही आपकी बात। सर जी क्लियर नहीं हुआ सर। मनीष सर, हाँ सर जी। सर ये कह रहे थे कि C11 200 में नहीं है, तो क्या सर उसके स्थान पर सर हम A2 S5 C5 L1 200 में ले सकते हैं? बिल्कुल चारों को अलग लिखने के बजाय मैंने एक में लिख दिया, आप उसको दे जी सकते सर। हो, कोई दिक्कत दे सकते हो। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। ठीक सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सविता मैम, आपने डायबिटीज का प्रोटोकॉल शुरू किया? सविता मैम मुंबई से। हाँ किया किया किया। किया। इंसुलिन ड्रॉप शुरू किया आपने? इंसुलिन मेरा ये नहीं था, आपने जो दवाइयाँ दी वो मैं D4 में चालू किया हुआ है, इंसुलिन का भी और ये सब। वो आप D6 में ले जाइए। हाँ D6 में ले जाइए। सर आवाज नहीं आ रही है, दूसरी आवाज आ रही है। D6 में ले जाइए, D6 में। D6 में, ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। जी मैम। आवाज कम लग रहा है सर। सर गुड इवनिंग सर। सर जी नमस्कार सर। S5F1 और डब्ल्यू सर वो लिवर डिटॉक्स है सर, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है सर? 10 गुण 3 से 4 बार। अब आ रही है आवाज क्लियर? नहीं सर, क्लियर नहीं है सर। जी नमस्कार सर। सर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, मनीष सर। सर कुछ लोगों ने माइक खोल रखा है इसलिए नहीं आ रहा। तो साउंड आ रहा है। मोबाइल सारे लोग यूज कीजिए, साउंड नहीं आ रहा है, क्वेश्चनिंग नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है, अब आ रहा है आवाज? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। ठीक है सर लिवर डिटॉक्स के बारे में बताइए सर। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में अगर हम लोग 2 मेडिसिन यूज करें, एक S5 L1 F1 C10 A3 WE, ये कंप्लीटली लिवर टॉनिक में आज बताने वाला हूँ प्रोटोकॉल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? ये D5 में देने पर लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लेकिन अगर हम लोग पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग C17 वर्बन और वाई, ये 3 मेडिसिन को D5 में दोनों को मिलाकर अलग अलग अल्टरनेट करके चलाए ना, तो जैसे नेचुरोपैथिक डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, सेम कंडीशन हम लोग विद इन 15 डेज, ओनली 15 डेज देना है। 15 दिन दे दीजिए, 3 महीने में 15 दिन दे दीजिए। जितनी भी लीवर रिलेटेड जितनी भी मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में कलेक्ट होता है जिसके कारण डिसीजेज होती है, हम लोग ये 2 प्रोटोकॉल से कंप्लीटली क्योर करते हैं, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी वहां पर वेस्टेज मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता है। इन्हीं 2 मेडिसिन के अल्टरनेट देने से हम बहुत इजीली कवर करते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू। साउंड इको साउंड आ रहा है सर।
आवाज कम आ रहा है मनीष सर, आवाज कम आ रहा है। इको टाइप का रहा है। मनीष सर नमस्कार। नमस्ते वर्मा सर। सर सर नमस्कार। नमस्ते। लगता है सर नेटवर्क पूरा कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ। हाँ सर, मॉर्निंग में भी इनका स्वागत है हमारे फैमिली के आगे के लेसन्स में। दोस्तों हम लोग सभी एक दूसरे का स्वागत करते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा सेशन। दोस्तों हमारा थोड़ा सा 2 दिन का एक लेक्चर छूट गया था वेनेरी ग्रुप का, उसको हम डेली एक वेनेरी ग्रुप की मेडिसिन लेकर उसको कंप्लीट करेंगे लास्ट में दोस्तों, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये वो यही पूछते हैं D4, D5, D6 में बनाए हम कैसे दें मेडिसिन। तो दोस्तों आज का जो पूरा लेक्चर है वहां पर मैं एलोपेशिया आज का प्रोटोकॉल के रूप में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। दूसरा हम लोग वेनेरी ग्रुप का सेकंड मेडिसिन वहां पर देखेंगे दोस्तों। तीसरा हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, स्पेशली स्टार्टिंग हम लोग करते हैं डाल्यूशन के लेवल पर। डाल्यूशन की 3 टेक्निक होती है दोस्तों, बहुत सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। एक होती है DW टेक्निक, एक होती है रेक्टिफाइड स्पीड टेक्निक, एक होती है सुगर ऑफ मिल्क, डिस्केट्स, ग्लोब्यूल्स। ये सारी टेक्निक्स होती है दोस्तों, डिस्टिल वाटर, RS, सुगर ऑफ मिल्क, डिस्केट्स और ग्लोब्यूल्स, ठीक है दोस्तों। तो टोटल हम लोग हमारी मेडिसिन को 3 तरीके से दे सकते हैं दोस्तों। डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर करके, जिसको हम बोलेंगे डाल्यूशन, डाल्यूटेड मेडिसिन, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार से कोई स्ट्रोक मारने की जरूरत नहीं है। जो डिस्टिल वाटर में आप मेडिसिन बनाएंगे उसमें किसी भी तरह से आपको स्ट्रोक मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कैसे बनाएंगे? 1:9 का रेशियो अगर हम लेते हैं दोस्तों, अगर D4 है, D5 है, D6 है, अगर हमारे पास D3 मौजूद है, हम लोग D3 का 1 ml लेंगे, 9 ml डिस्टिल वाटर लेंगे। जो D3 आपके पास अवेलेबल है, जिस कंपनी का आप D3 का उपयोग करते हैं, जिस कंपनी का आप स्पेजरिक लेते हैं दोस्तों, उस कंपनी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की तमाम कंपनीज में दोस्तों मेडिसिन अलग अलग क्वांटिटी में बनाई जाती है, अलग अलग लेवल के रूप में बनाई। तो कुछ कंपनी 1:9 के रेशियो में बनाती है दोस्तों, कुछ कंपनी 1:47 के रेशियो में बनाती है। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी भी वही चीजें मुझसे बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि सर हम D4, D5, D6 से बना ले, मेडिसिन कैसी दें, 1:9 में दें, 1:47 में दें। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद दोबारा कभी नहीं बताऊंगा दोस्तों। D3 को जब आपके पास अवेलेबल है, 1:9 से तोड़ते हैं, इसको हम डेसिमल स्केल बोलते हैं दोस्तों। डेसिमल स्केल को हैनीमैन साहब ने, जब हेरिंग सर ने होम्योपैथ में इसको लॉन्च किया था और पैरासेल्सस ने इसको वहां पर बताया था दोस्तों, तब वहां पर मैटिजी ने इसका प्रयोग किया था दोस्तों। तो यहाँ पर 1:9 का जब रेशियो बनाएंगे तो 1 ml D3 का रहेगा, 9 ml डिस्टिल वाटर का रहेगा। केवल उसको हल्का सा घोल लीजिए दोस्तों, हिला लीजिए, स्ट्रोक नहीं मारना है दोस्तों। अगर डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर किया जा रहा है वहां पर हमें स्ट्रोक बिल्कुल नहीं मारना दोस्तों। ये हमारा D3 से 1 ml लेकर 9 ml लेकर हमने बना दिया D4। अब इस D4 का 1 ml लिया हमने, 9 ml DW लिया दोस्तों, इसको अच्छे से हिला लिया, ये आपका D5 बन गया दोस्तों, ठीक है। अब इस D5 का 1 ml लिया आपने, 9 ml आपने डिस्टिल वाटर लिया, ये आपका हो गया दोस्तों D6। ये टेक्निक होती है दोस्तों डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करने वाली मेडिसिन की दोस्तों। तो इस प्रकार से हमको D4, D5, D6 को आगे प्रिपेयर करना है दोस्तों। ये प्योरली डिस्टिल वाटर में बनाएंगे तो इसमें किसी तरह का स्ट्रोक मारने की जरूरत नहीं। अगर आपने इसमें 2 ml RS भी डाल दिया दोस्तों, फिर आपको स्ट्रोक मारना पड़ेगा, क्योंकि RS में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन तभी होता है दोस्तों, तब वहां पर स्ट्रोक दिया जाएगा। जब आप स्ट्रोक मारेंगे तभी जाकर वहां पर एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है दोस्तों। यहाँ पर 1:9 से जब डिस्टिल वाटर से डिसॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर मेडिसिन डाइल्यूटेड होती है। डाइल्यूटेड होने का मतलब है, जैसे यहाँ पर ये मेडिसिन की क्वांटिटी थी दोस्तों, ये हम जैसे 1 चम्मच शक्कर ले लिया हमने, गिलास में घोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इतने करीब थे दोस्तों, लेकिन
जब आपने यहाँ पर लिया और उसको D4 बनाया आपने, अर्थात 193 जब खोला तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हो गए, यानी उनके बीच में गैप बढ़ गया। जब D5 बनाया तो यहाँ पर और गैप बढ़ गया दोस्तों, मॉलिक्यूल्स के बीच में और ज्यादा गैप बढ़ गया। और जब D6 बनाया तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा गैप में आ गए, इनके बीच में फ्रिक्शन कम होने लगा और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होकर ये तुरंत एब्जॉर्प्शन करने लगा दोस्तों। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर उनके बीच में गैप बढ़ता जाता है और गैप बढ़ने के कारण दोस्तों उनकी एनर्जी पावर बढ़ने लगता है। और यहाँ पर अगर एनर्जी पावर की बात करेंगे तो जिसमें स्ट्रोक मारेंगे उसमें एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट हो रहे हैं दोस्तों, यानी मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट होकर वहां पर आगे चले जा रहे हैं दोस्तों। और यही मॉलिक्यूल जब आगे की तरफ डाइल्यूटेड होते चले जाते हैं दोस्तों, तो ये बेसिकली हम लोगों को वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है और यही चीज हम लोगों को वहां पर समझ में आती है कि हम लोग किस प्रकार से डाइल्यूशन का लेवल मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए जब 1:9 रेशियो का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वहां पर उसको बोला जाता है D4, D5, D6 दोस्तों। ठीक है, D4, D5, D6 ये लेवल वहां पर दिया जाता है दोस्तों। जब 147 का रेशियो बनाते हैं दोस्तों, 147 का रेशियो दो तरह से आप क्रिएट कर सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया दोस्तों। ठीक है, आप 147 में बनाएंगे, 147 में बनाने के लिए भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी तरह से आना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 147 से बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी अगर डिस्टिल वाटर में बनाते हैं तो कुछ नहीं, आपको हल्का सा हिला लेना है दोस्तों, पूरा मिक्सअप हो गया है, मतलब मान लीजिए आपका डाइल्यूशन बन गया। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि डिस्टिल वाटर में बनी हुई मेडिसिन को आप ज्यादा समय नहीं रख सकते दोस्तों, वो आप विद इन 15 डेज के अंदर या 20 डेज के अंदर आप लोगों को डिसॉल्व करना पड़ता है, लेना पड़ता है। अगर हमने प्योरली डिस्टिल वाटर का उपयोग किया है दोस्तों, तो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने तक वहां पर मेडिसिन सही रहेगी। अगर उससे ज्यादा रखेंगे दोस्तों, तो वहां पर डेफिनेटली फंगस आने का खतरा रहेगा, जो हमारे लिए पेशेंट के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है दोस्तों। इसीलिए जब यहाँ पर मेडिसिन को RS में बनाया जाता है, रेक्टिफाइड स्पीड में दोस्तों, तो जब रेक्टिफाइड स्पीड में बनाया जाएगा, तो जब भी डिस्टिल वाटर आप मेडिसिन बना रहे हो तो 45 ml यहाँ पर आप डिस्टिल वाटर ले लो, 2 ml आप RS ले लो दोस्तों। 47 हो गया रेशियो, 1 ml मेडिसिन, 45 ml डिस्टिल वाटर, 2 ml RS, उसको आप अच्छे से स्ट्रोक मारिए दोस्तों। अगर कोई भी कंपनी, जैसे मैं आपका बिहार से विक्रमगंज की मेडिसिन यूज करता हूँ, उड़ीसा से डॉक्टर मौर्य जी की यूज करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम लोग 105 स्ट्रोक मारते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट डाइल्यूशन जब बनाएंगे तो D3 का यहाँ पर एनर्जी जो है D4 में थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। फिर D4 से सेकंड डाइल्यूशन, मतलब फर्स्ट डाइल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद जब सेकंड डाइल्यूशन बनाएंगे तो और थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी इस रूप में दोस्तों, और जब थर्ड डाइल्यूशन बनाएंगे इस रूप से एनर्जी बढ़ती चली जाती है दोस्तों। तो हम इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपने सिलेक्ट करा, मान लो इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन का दोस्तों 38 रेमेडीज का हम लोग सिंगल मेडिसिन के रूप में उपयोग करते हैं दोस्तों। छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, अगर मान लो आपको किसी लेडीज के बारे में सिलेक्ट करना है दोस्तों, लेडीज की तमाम डिसीज के लेवल पर प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो लेडीज की तमाम डिसीज के लिए अब आपको पता है दोस्तों, लेडीज के लिए मेडिसिन कौन सी आती है, S2, ठीक है फ्रेंड्स, S2। अब S2 क्यों सिलेक्ट किया? S2 हमने इसलिए सिलेक्ट किया दोस्तों कि ये हार्मोनल मेडिसिन भी होती है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स पे भी काम करती है। फीमेल रेमेडी का इसको तमगा मान लो दोस्तों, फंक्शनल रेमेडी के रूप में वहां पर बहुत बड़ी रेमेडी होती है दोस्तों S2। S2 को हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए दो चीज, अगर हम मान ले फंक्शनल गड़बड़ी हो रही है, लेडीज को मेंसेस कम आ रहा है, एमिनोरिया हो रहा, ओलिगोमेनोरिया हो रहा, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे S1, A2, A3। अब ये 3 मेडिसिन है एंजाइटी को ग्रुप में, तीनों का लेवल अलग अलग होता है दोस्तों। अगर मान लो कोई डिस्ट्रक्टिव डिसीजेस हो रही है, जैसे PCOD हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, यूट्राइन हेमोरेज हो गया, तो आप वहां पर क्या सिलेक्ट करोगे दोस्तों, A2। क्यों?
क्योंकि वहां वेस्टिंग मटेरियल से रिलेटेड काम हो रहा है, यानी जितनी भी गंदगी है उसको साफ करना है दोस्तों, इसलिए वहां पर एंजाइटी ग्रुप के A2 मेडिसिन यहाँ पर ऐड करोगे दोस्तों। लेकिन हमारे पास अभी बात हो रही है कि मेंसेस रेगुलर नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मेंसेस को रेगुलर करना है तो आपको ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको क्या मेडिसिन लेना पड़ेगी दोस्तों? A1। तो यहाँ पर हमने S2 के साथ A1 सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरी बात, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्क कम हो रहा है, यानी बॉडी में हाइपर और हाइपो दो तरह के फंक्शन होते हैं, यहाँ पर हाइपो फंक्शन हो रहा है। इस हाइपो फंक्शन को बढ़ाना है, इसलिए दो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, RE और B, और हमको यहाँ सेलेक्ट करना RE या B में से। अब यहाँ पर सिक्रेशन कम हो रहा है, मेंसेस कम हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा दोस्तों S2 A1 RE के रूप में सिलेक्ट होगा, और ये D4 या फर्स्ट डायलेशन के रूप में यहाँ पर सिलेक्ट होगा दोस्तों। ये फंक्शनल रेमेडी होगी, ये फंक्शन के लेवल पर कंप्लीटली क्योर करने की क्षमता रखती है दोस्तों S2 A1 RE। S2 और RE मेल की नंबर 1 रेमेडी, सॉरी फीमेल की नंबर 1 रेमेडी है, यानी फीमेल की तमाम डिसीजेस जो उसके फंक्शन से रिलेटेड होती है दोस्तों, वहां पर S2 RE का मेन रोल देखा जाता है। यदि कोई भी काम नेगेटिव हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर पॉजिटिव आपको करना है, यहाँ पर आपको ये मेडिसिन देना है दोस्तों। तो S2 A1 RE को यहाँ पर आप पॉजिटिव में D4 में सिलेक्ट करिए दोस्तों। अब आपको दूसरी परिधि, इसकी सपोर्टिव मेडिसिन क्या है दोस्तों? C2, ठीक है। इसके परिधि में हम कभी भी S के साथ में स्क्रोफुलोसा ग्रुप के साथ में कैंसरस ग्रुप का सिलेक्शन नहीं करते हैं, मैं आगे बताने वाला हूं दोस्तों आपको। तो यहाँ पर S2 A1 RE को हमने सपोर्ट दिया C2 N1 Y के साथ। RE का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है Y2। जब वहां पर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि G और Y ये दोनों नेगेटिव कैंसरस ग्रुप के बहुत बड़े सपोर्टिव मेडिसिन होती है, और RE और B स्क्रोफुलोसा ग्रुप की बहुत बड़ी सपोर्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर हमको C2 N1 Y का प्रयोग करना है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि Y उपयोग करें, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हमको लगता है कि वहां छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फाइब्रॉइड बन रहे हैं, PCOD हो रही है, तो यहाँ पर Y हटा दीजिए, आप यहाँ पर डायरेक्ट G का प्रयोग करिए दोस्तों। आप यहाँ पर G का भी प्रयोग कर सकते हो, बशर्ते मेडिसिन यहाँ पर G रहेगी दोस्तों Y की जगह। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर फाइब्रॉइड हो रहा है तो A1 की जगह आप A2 कर दो, PCOD हो रही है तो S2 A2 RE C2 N1 G D4 में आप चला दीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये हम आगे बात करते हैं। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर ये 3 मेडिसिन है, ठीक है, आपको 147 से डायरेक्टली आपको फार्मूला बनाना है दोस्तों। मान लो आपको डायरेक्ट D4 बनाना है, यानी फर्स्ट डायरेक्शन बनाना है दोस्तों। 30 ml लीजिए, टोटल 50 ड्रॉप डालना है। आप इनमें से इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, तीनों में से कितनी मेडिसिन की ज्यादा जरूरत है, S2 और RE की ज्यादा जरूरत है दोस्तों। आप दोनों को यहाँ पर अगर तीनों को इक्वली लेंगे तो 15 या 45 होता है, 15-15 ड्रॉप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको 50 ड्रॉप डालना है दोस्तों, और 50 ड्रॉप डालना है तो आप S2 या RE, S2 में 2 ड्रॉप ढूंढिए, 17, 18 ड्रॉप इसकी कर दीजिए और बाकी 15 ड्रॉप A2 की डाल दीजिए। तो इस प्रकार से हमको डिवाइडिंग करना है दोस्तों, और आपका फर्स्ट डायल्यूशन तैयार हो जाएगा। यानी हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, हम ये एक प्रकार से हमारा कहीं कोई बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, हम लोगों का प्रैक्टिकल यूज किया हुआ, जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर जिनसे हमने सीखा है दोस्तों, उनके द्वारा निर्णायक बनाया हुआ फार्मूला है दोस्तों। यानी 30 ml में 50 ड्रॉप डालिए, सीधा फर्स्ट डायल्यूशन का लेवल पर रिजल्ट आता है दोस्तों। अगर 30 ml में 40 ड्रॉप डालेंगे, डायरेक्ट सेकंड डायल्यूशन के रिजल्ट आते हैं दोस्तों। यदि 30 ml में 30 ड्रॉप डालेंगे, सीधा थर्ड डायल्यूशन का लेवल आता है दोस्तों। अगर 30 ml में 15 ड्रॉप डालेंगे दोस्तों, सीधा फिफ्थ डायल्यूशन बनता है आपका। 30 ml में 9 ड्रॉप डालेंगे, सीधा 10th डायल्यूशन बनता है। आप लोगों को मैंने ऑल वायरल फीवर के ड्रॉप बताया था दोस्तों, याद हो, कोरोना के प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो उस प्रोटोकॉल में हमारे पास जब पेशेंट आता था तो कई बार हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था बनाने का दोस्तों। हम लोग डायरेक्ट 30 ml में, हमारे पास बेस बना हुआ था D4 का, हम लोग डायरेक्ट 30 ml में 9 ड्रॉप डालते थे, 105 स्ट्रोक लगाया, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, दे दिया, 10-10 बूंद दिन में 4 से 6 बार लीजिए आप। 7 दिन बाद पेशेंट आके बोलता है, अरे सर बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, अब तुमको कोई बुखार भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसलिए ये मैंने फार्मूला आज आपको बताने का जरूरत समझा। 30 ml में 9 ड्रॉप, सीधा 10th डायल्यूशन। आपको लाइटर डायल्यूशन देना कोई दिक्कत नहीं, 30 ml में 3 ड्रॉप डालिए, 105 स्ट्रोक उठाइए, सीधा 30 डायल्यूशन बन जाएगा दोस्तों।
अगर 100 ml में 2 ड्रॉप डालिए सीधा 100 डाइल्यूशन हो जाएगा, लगभग 100 डाइल्यूशन के लेवल पर चला जाएगा। यदि लाइटर डाइल्यूशन आप घर पे बना के पेशेंट को तुरंत दे सकते हो, बशर्ते आपके पास जो भी मटेरियल बना हो वो तैयार होना। मान लो किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, A1B याद करिए कौन सी मेडिसिन है, A4 है या 5 है, A4, ठीक है दोस्तों। A4 आपके पास तैयार है, A1B। अगर किसी को हेमोरेज हो रहा है क्या करोगे, 100 ml में 2 ड्रॉप डाल दीजिए, ठीक है। 100 ml में 2 ड्रॉप डाल दीजिए, ये सीधा आपका 105 स्ट्रोक उठाइए, ये 100 ml आपका मतलब सीधा 100 डाइल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। किसका डालना है, A4 का कंबाइंड मेडिसिन, उसमें A1 और B ऑलरेडी मिला हुआ है 10 और 90 के परसेंटेज में, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट डाला, स्ट्रोक मारा, पेशेंट को दे दिया, 30 ml निकाल दिया। 30 ml में बोल दीजिए आप 10-10 गुण फ्रीक्वेंटली लीजिए, दिन में 6 बार लीजिए। 3 दिन बाद आके पेशेंट बोलता है साहब ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गई, अब मैं बहुत ओके हूँ। यानी ये फार्मूला हम लोग डायरेक्टली काफी पेशेंट पे आजमा कर दोस्तों इस प्रोटोकॉल को हमने रिजल्ट लिया, इसलिए मैं आपको ये चीज यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। करेक्ट, डाइल्यूशन की चीजें समझ में आ गई। अब बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अभी जैसे एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा था जनरल टॉनिक और नेचुरल टॉनिक, इसको हमने D4, D5, D6 में बना लिया, ठीक है। आपने इसको D4, D5, D6 में बना के रख लिया, मान लो 100 में रख लिया। अब आपको देने में प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट आया आपको D5 देना, 30 ml D5 निकाल लीजिए आप, 30 ml निकाल लिया आपने D5 डायरेक्ट। अब आपको मेडिसिन, इस मेडिसिन को D5 में दे रहे हो, मान लो एनीमिया में दे रहे हो आप, एनीमिया में दे रहे हो, तो एनीमिया में कैसे दोगे दोस्तों आप, सिंपल सी बात है। जब एनीमिया में आप 30 ml दे रहे हो तो D5 में आप डायरेक्टली केवल RE की 5 ड्रॉप डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हमने ऊपर से RE इसलिए डाला कि हमको RE स्ट्रॉन्ग भेजना है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ाना है, यानी एनीमिया के लेवल पर बोन मेरो के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना है। तो RE क्या होती है, ग्लैंडुलर मेडिसिन है, किसी भी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है दोस्तों। यहाँ पर RE के जब 5 ड्रॉप डाला तो पूरा जनरल टॉनिक इसके पीछे चल देगा दोस्तों। यानी यहाँ पर जब हम लोग इस लेवल पर काम करेंगे तो ये एनीमिया के लेवल पर दोस्तों RE वहां बहुत तेजी के साथ में पूरे बोन मेरो को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। और जनरल टॉनिक स्पेशली, जब जनरल टॉनिक का फॉर्मूला आपने देखा S1, L1, A3, F1, WE। अब मुझे बताइए कि इसमें एक्स्ट्रा मेडिसिन देने की जरूरत है क्या आपको, ऑलरेडी यहाँ पर वो सारी मेडिसिन मिली हुई है। इस ग्रुप ग्रुप यूनिवर्सल मेडिसिन, लिम्फेटिको ग्रुप L1, middleman of sanguine temperament and lymphatic temperament, A3 blood purifier sanguine temperament। हमको सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं, टेम्परामेंट देखने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पर सारा चीज सिलेक्ट कर लिया। F1W इज अ बैटर, ये नर्वाइन टॉनिक है, किसी भी प्रकार के नर्व को स्टिमुलेट करने का काम करता है दोस्तों, यानी पूर्ण रूप से नर्व के लेवल को वहां पर बैलेंस करने का काम करता है। ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। अब इसी लेवल को जब यहाँ पर हम उपयोग करते हैं, नेचुरल टॉनिक को भी D5 को उठाइए, उसमें केवल वाई डाल दीजिए 5 ड्रॉप, ठीक है दोस्तों। ये आपने नर्वाइन मेडिसिन बना दी, नेचुरल, पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपका ब्रेन से लगाकर आपका F10 ब्रेन पे भी काम करता है दोस्तों, वाई ब्रेन पे भी काम करता है दोस्तों। यहाँ पर जब हम D5 में वाई ऐड करते हैं तो ये स्पेशली इंटेस्टाइन के लेवल पर बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। इंटेस्टाइन के लेवल पर जितना वेस्ट मटेरियल होता है सबको बाहर निकाल देती है, और जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है दोस्तों, भाई जब भी हम खाना खाएंगे न्यूट्रिशन कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोटोकॉल दोस्तों, एक पूरा सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, एनर्जी लेवल, भाई सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग दिन में बताया था कि जब वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज का जो प्रिंसिपल होता है दोस्तों, वो यहाँ पर प्रूफ होता है। यहाँ पर इसको देने से ब्लड और लिम्फ प्यूरिफाई हो रहे हैं, उनकी तेजी से सर्कुलेशन बढ़ रहा है। तो जितनी तेजी से सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन जितना बढ़ेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ेगा, जितना ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ेगा उतनी एटीपी बढ़ेगी, यानी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, जितना एनर्जी बढ़ेगा उतनी हमारे बॉडी में ग्रोथ होगी दोस्तों। यानी ये सारी चीजें यहाँ पर टिपिकली हमको समझ में आ रही है दोस्तों। इसीलिए
जब यहाँ पर 30 ml में हम लोग D5 में RE डालते हैं और नेचुरल टॉनिक में D5 में Y डालते हैं दोस्तों। ये दोनों प्रोटोकॉल, ये बिफोर मिल, ये आफ्टर मिल दोस्तों। जैसे हम लोग S1 बिफोर मिल, S10 आफ्टर मिल देते थे, ये वो फार्मूलेज है दोस्तों जो मैं 22 साल से यूज करते आ रहा हूं दोस्तों। और 22 साल के लेवल पर हम लोगों ने आज वो डिटेल, हमारे पास इतने सारे प्रूफ कलेक्ट कर लिए दोस्तों, जिसका हम किसी को जब भी गवर्नमेंट हमें मांगेगी, हम बिल्कुल थोक में हजारों लाखों प्रूफ हम लोग देंगे दोस्तों इसी लेवल पर। और ये लेवल इतना बढ़िया है कि हम लोग किसी भी पेशेंट को कभी भी किसी भी कंडीशन में क्योर कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग जिस भी मेडिसिन को जिधर भेजना चाहे, मान लो अब इसी को हम लोग साइटिका के लेवल पर चलते हैं दोस्तों, साइटिका के लेवल पर चलते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जनरल टॉनिक हमने लिया D6 में, इसमें हमने S5C4RE ऐड कर दिया। अब देखिए आप, मेडिसिन वही है, S5C4RE की 5 ड्रॉप हमने डाल दिया, मसल्स भी कवर हुआ, बोन भी कवर हुई और उसका नर्वस सिस्टम भी कवर हुआ दोस्तों। हमने S5C4RE के लेवल पर जब मेडिसिन किया, ऑलरेडी जनरल टॉनिक इनके पीछे जाएगी, जहां मसल्स पे भी काम करेगी, बोन पे भी काम करेगी और नर्वस सिस्टम पे भी काम करेगी दोस्तों। इसमें ऑलरेडी सारी चीज मिली हुई है, लेकिन यहाँ हमने इसको नेगेटिव करा हुआ है और यहाँ हमने पॉजिटिव करा हुआ है दोस्तों। तो ये पूरा डाइल्यूशन इस पॉजिटिव मेडिसिन के पीछे जाएगा दोस्तों। और सबसे पहले साइटिका के रीजन में दोस्तों, जहां पर ब्लॉकेज होता है, जहां प्रेशर इफेक्ट होता है, उसको रिजॉल्व करेगा, उसको वहां पर दोस्तों थोड़ा सा डाइल्यूट करेगा। और जब डाइल्यूट कर देगा ना, इमीडिएट पेन 24 घंटे के अंदर दोस्तों वहां पर पेन बंद हो जाता है। ओनली 24 आवर्स के अंदर वहां पर पेन बंद होना शुरू हो जाता है। बशर्ते अब यहाँ पर जब मेन मेडिसिन होती है दोस्तों, जो सपोर्टिव मेडिसिन होती है S6, C6, L1, D6, जब हम इस मेडिसिन को देते हैं तो जितना भी वेस्टेज वहां पर होता है दोस्तों, सारा बाहर निकल जाता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ साथ किडनी की भी मेन मेडिसिन होती है, यानी कहीं पर एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर होता है तो उस एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर को भी बाहर करने का काम करती है दोस्तों। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने का भी बहुत बड़ा इनका फंक्शन होता है। तो दोनों कंडीशन वहां पर कवर होती है दोस्तों, इसलिए हम तमाम लेवल पर वहां पर आसानी के साथ प्रोटोकॉल बना लेते हैं दोस्तों और बिल्कुल इजीली रिजल्ट लेते हैं दोस्तों। इसीलिए मैटी जी को मैं बहुत मानता हूं दोस्तों। मैं बेसिकली होम्योपैथ डॉक्टर हूं, MD इन ऑर्गन में मैंने किया हुआ है दोस्तों, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात करूं दोस्तों, तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन दोस्तों। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर मैं बहुत बड़ा वर्क करता हूँ। और यही कारण है, जब मैटी जी की बात करेंगे हम, तो मैटी जी ने जो 38 मेडिसिन बनाई थी दोस्तों, उनके पीछे एक अपना रोल होता है दोस्तों। उन्होंने हर मेडिसिन के पीछे अपना रोल लिया है दोस्तों। S1 की बात करें तो आप लोगों को पता है यूनिवर्सल रेमेडी है, और यूनिवर्सल रेमेडी है तो आप माउथ से लगाकर एनल कैनाल तक दोस्तों कोई भी कॉम्प्लिकेशन में आप सबसे पहले अगर फंक्शनल कोई प्रॉब्लम है तो S1 का सिलेक्ट करते हो दोस्तों। जब S2 की बारी आती है तो S2 एक तरह से होलो मस्कुलर आर्गन जितने होते हैं दोस्तों, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब वाले स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, वहां पर S2 काम करते हैं। इसीलिए फीमेल में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रेस्ट में बहुत बढ़िया वर्क आपको S2 का देखने को मिलता है दोस्तों। ये मैं रिविजन कर रहा हूँ आपको, थर्ड मंथ में जो मैंने आपको बताया दोस्तों, मोस्टली आपको एक जनरेट कर रहा हूँ। जितने भी फीमेल डिसऑर्डर होता है दोस्तों, वहां पर ग्लैंडुलर, उसके जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम होता है दोस्तों, उसकी बेस्ट मेडिसिन के रूप में S2 काम आती है दोस्तों। उसी प्रकार फीमेल की बात करें तो सेंसरी नर्व में S3 काम करती है। मेल के जितने भी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, उसमें S3 काम करती है। ऐसा नहीं है कि S3 मेल की रेमेडी है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ही एक्टिव रेमेडी होती है, बहुत तेज काम करती है दोस्तों। इसलिए बहुत सोच समझ के जितने भी मेल के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, तमाम लेवल पर काम करती है। सेंसरी नर्व पर स्पेशल काम करती है, स्किन की सेकंड लेयर पर काम करती है दोस्तों, यानी इंटरनल लेयर पर काम करती है। S5 की बात करें तो आपको पता है दोस्तों, S5 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बेस्ट मेडिसिन है। डायबिटीज के जिन लोगों ने लेक्चर शामिल, वेबिनार में शामिल थे दोस्तों, उन लोगों को पता है S5 का रोल कितना होता है। S5 सबसे बेस्ट नर्वाइन मेडिसिन होती है दोस्तों। ये सेंसरी और मोटर, खासतौर से मोटर पे काम करती है, लेकिन सेंसरी और मोटर दोनों लेवल पर काम करती है जब इसको नेगेटिव कर दिया जाता है दोस्तों। इसलिए जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, वहां पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपको S5 का रोल हमेशा देखने को मिलेगा। S6 की बात करें दोस्तों, तो S6 किडनी डिसऑर्डर पे काम करती है, यानी किडनी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है वहां पर काम करती है। दूसरी बात,
हमारे पूरी बॉडी की लास्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस पे काम आने वाली मेडिसिन है। यानी जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है दोस्तों, जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, उन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर S6 का रोल हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए जब S10 की बात करेंगे दोस्तों, तो S10 का मेन वर्क होता है दोस्तों इंटेस्टाइन के लेवल पर। जितनी भी आप अगर S10 का रोल देखेंगे दोस्तों, तो इसोफेगस से लेकर जो स्पेशली इंटेस्टाइन का लेवल आता है दोस्तों, उन इंटेस्टाइन के लेवल पर बहुत बढ़िया स्मॉल इंटेस्टाइन तक दोस्तों S10 का रोल बहुत जबरदस्त देखा जाता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन पे दोस्तों वहां पर C10 का रोल इसके साथ में जबरदस्त देखा जाता है। अगर S10 के साथ C10 ऐड करके आप मेडिसिन देते हो दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। S11 की बात करें दोस्तों, जितनी भी वॉमिटिंग या वर्टिगो की टेंडेंसी होती है दोस्तों, वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है दोस्तों। यानी वहां के प्रोटोकॉल में हम लोगों को मैजिक रिजल्ट के रूप में ये चीज सामने आती है दोस्तों। वहां पर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मेडिसिन का प्रैक्टिकल यूज करते आ रहे हैं दोस्तों। S12 आपको मालूम है दोस्तों, आई डिसीज पे काम करती है, आंखों की जितनी प्रॉब्लम है वहां काम करेंगे दोस्तों। अगर किसी बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, S12 वहां पर बहुत बढ़िया काम करती है। S12 में एक मेडिसिन होती है जिसको हम यूफ्रेशिया कहते हैं दोस्तों। यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस बच्चों के कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का काम करती है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, बच्चों को लेके आता है कि हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन याद नहीं रहता, यानी वो कोशिश करता है लेकिन याद नहीं रहता, आप कुछ मत करिए, जनरल टॉनिक में S12 को उठा के दे दीजिए दोस्तों। S12 बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों वाइन छुड़ाने के लिए। जब S12 को आप C12 का अल्टरनेट करके देते हो दोस्तों, तो किसी भी पेशेंट की वाइन छुड़ा सकते हो। यानी डी एडिक्शन के रूप में ये दो मेडिसिन के साथ में बहुत सारी मेडिसिन है जिनका सपोर्ट करके आप जब दोगे दोस्तों, तो किसी भी पेशेंट का ड्रग एडिक्शन आप वहां पर छुड़वा सकते हो। ये बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। इसी लेवल पर अगर हम आगे बात करें दोस्तों, स्लास का मेन वर्क होता है दोस्तों एनस वाले रीजन पर, रेक्टम वाले रीजन पर दोस्तों। वहां की जो वेन्स होती है, जो इंगॉर्ज की जाती है, वो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन के लेवल को रूल आउट करने के लिए स्लास का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है स्लास, जो कॉन्स्टिपेशन को लेवल को दूर करने का काम करती है दोस्तों। एक छोटा सा मैंने रिवीजन बताया। इसके अलावा दोस्तों दो मेडिसिन कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है सिंथेसिस और दूसरा होता है S13 कॉम्बिनेशन रेमेडी है दोस्तों, लेकिन डायबिटीज की नंबर 1 रेमेडी के रूप में सामने आ रही है दोस्तों। यानी डायबिटीज के हर प्रकार की कंडीशन में जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ आता है दोस्तों, इंसुलिन लेवल वहां पर बहुत ज्यादा इंसुलिन दिया जाता है, उस कंडीशन में वहां पर शुगर लेवल को तुरंत कम करके इंसुलिन के डोज कम करने के लिए S13 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसे आप 8 to 10 ड्रॉप एक गिलास गुनगुने पानी में डालकर वहां पर एक चम्मच या फ्रीक्वेंटली दोस्तों जब इसको यूज करते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों मैक्सिमम 3 to 4 डेज के अंदर इंसुलिन लेवल डाउन हो जाता है और इंसुलिन इंजेक्शन का जो रेशियो होता है दोस्तों वो डाउन होने लगता है और शुगर का लेवल बॉडी में डाउन होने लगता है। ये वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। हम लोग डॉक्टर से, हमारे पास जितने भी मरीज आएंगे दोस्तों सारे इन्फेक्टेड मटेरियल लेके आएंगे, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्फेक्शन लेकर हमारे पास आते हैं। और जब ये इन्फेक्शन का लेवल लेकर आते हैं ना दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ में प्रिवेंशन रखना पड़ता है दोस्तों। यानी पूरे कोरोना काल में दोस्तों हमारे ग्रुप के जितने भी सीनियर डॉक्टर है, सिंथेसिस को सेकेंड डायल्यूशन में दोस्तों, सिंथेसिस को सेकेंड डायल्यूशन में बनाकर WE की 5 ड्रॉप 30 ml में ड्रॉप डालकर दोस्तों हम लोग आज तक लेते आ रहे हैं और हमारे में से किसी भी डॉक्टर को कोरोना नहीं हुआ दोस्तों। हम जितने डॉक्टर सिंथेसिस के लेवल को कंटिन्यू कोरोना काल से लेते आ रहे हैं दोस्तों, उनमें से उनके घर परिवार में किसी को भी कोरोना होता हुआ नहीं देखा गया। तो सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन और WE लेने से कंटिन्यू लीजिए दोस्तों। मैं पिछले 7 साल से ले रहा हूँ, मुझे आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन देखने में नहीं आई। सर्दी बुखार मैंने आज तक देखा नहीं दोस्तों 7 साल में, कैसा होता है। तो ये सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन और WE हम जैसे डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। तो जनरली कहा जाता है कि सिंथेसिस ओल्ड एज बूस्टर होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे लिए भी बूस्टर है दोस्तों। हम
डॉक्टर लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए, हमारे लाइफ को इंश्योर करने के लिए दोस्तों, हमारे लाइफ को स्ट्रांग बनाने के लिए, डेली रूटीन को स्ट्रांग करने के लिए सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन में WE8 करके आप जरूर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। मेरी मदर को कैंसर है, 11 साल हो गए दोस्तों। 11 साल से उनको कंटिन्यू में सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन W दे रहा, आज तक उनको कभी कोई कॉम्प्लिकेशन देखने में नहीं आया दोस्तों। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों कैंसरस ग्रुप की। अभी हमने पढ़ा स्क्रोफ्लोसो ग्रुप दोस्तों। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में आप एंजाइटी को ग्रुप, वर्मीफिको ग्रुप, लिम्फेटिको ग्रुप, पैक्टोरल ग्रुप, वर्मीफिको ग्रुप, फेब्रिफिको ग्रुप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में आप ऐड करके अपना प्रोटोकॉल बना सकते हो दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब कैंसरस ग्रुप की बात आती है दोस्तों, तो वहां पर वेनेरो ग्रुप की मेडिसिन, लिम्फेटिको ग्रुप की मेडिसिन, वर्मीफिको ग्रुप की मेडिसिन दोस्तों, ये 3 मेडिसिन आपको वहां पर इस्तेमाल करना है और वहां पर अपना प्रोटोकॉल बनाना है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप ऊपर नीचे शुरू कर सकते हो। यानी मान लो किसी को परफोरेशन हो गया दोस्तों, इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो गया, छोटा सा छेद हो गया दोस्तों, तो वहां पर क्या करोगे आप? S10, C10, W2, G, P2N1, यहां पर आपको S10, C10, W2, G, ये आपने प्रोटोकॉल बनाया कि भाई S10 फंक्शन ठीक करेगा, C10 उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गई है और ड्राइनेस होने के कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड और गर्म पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो वहां पर C10 ने क्या करा, S10, C10, W2, G, ये वहां पर पूर्ण रूप से हीलिंग करने का काम करेगा। जो स्पाज्म आ रहा उसको स्पाज्म दूर करके एंटी स्पाज्मोटिक वर्ड 2 को हमने इस्तेमाल किया दोस्तों, और वर्ड 1 से ज्यादा डीप में काम करते इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया S10, C10, वर्ड 2, G को, और P2N1 की 2 ड्रॉप हमने 30 ml में डाल दिया दोस्तों। ये P2N1 यहाँ पर टिश्यू रेमेडी के रूप में काम करेगा दोस्तों। जैसे कि हमने कैंसर का प्रोटोकॉल बनाया था, ये P2N1 तुरंत वहां पर टिश्यू रेमेडी के रूप में दोस्तों उस छेद को भरने का काम करेगा, उस छेद की हीलिंग कर देगा और बहुत जल्दी हम लोग इंटेस्टाइनल परफोरेशन को ठीक कर लेते हैं दोस्तों। मैजिक रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए ये प्रोटोकॉल इस तरह से हमको जब सिलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू मेडिसिन, जब कैंसर ग्रुप में इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है दोस्तों, तो YG का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है। 5वीं मेडिसिन WE होती है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में। WE हम स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में कभी भी यूज कर सकते हैं। जब हमको RE में समझ में नहीं आ रहा तो हम WE8 कर लेते हैं। यूनिवर्सल मेडिसिन है दोस्तों, और WE का प्रोटोकॉल जितना कम यूज करें उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे पास डेक्सामेथासोन है नहीं दोस्तों, कार्टिकोस्टैन है नहीं, हमारे पास यही WE है दोस्तों, जो तमाम सिस्टम को, जिस प्रकार से S1 को यूनिवर्सल माना जाता है वैसे ही WE को भी यूनिवर्सल माना जाता है दोस्तों। आप किसी भी जगह WE को यूज कर सकते हो। जब आपको डाइल्यूशन सेट नहीं होता, रेमेडी सेट नहीं होती, जब आपको किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी सेट नहीं होती, वहां पर आप WE को ऐड कर दीजिए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप उस लेवल पर देखना चाहते हो दोस्तों। बहुत ही सॉलिड रिजल्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर हम कैंसरस ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो कैंसरस ग्रुप जो होता है बहुत बड़ा सपोर्टिव मैकेनिज्म होता है दोस्तों, लेकिन ये टिश्यू रेमेडी होता है। यानी किसी कारणवश अगर स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में प्रॉब्लम है, यानी फंक्शन प्रॉब्लम है ऑर्गन के दोस्तों, और उस ऑर्गन का फंक्शन से प्रभावित होकर स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, उस समय में हमको वहां पर इस रेमेडी, कैंसरस रेमेडी का हीलिंग में उपयोग करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर S1 के साथ C1 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब ऐसा क्यों? तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, एक्यूट, क्रॉनिक और इनके बीच में सब एक्यूट। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज मैंने बताई थी कि हमारे जो डाइल्यूशन सेट होते हैं दोस्तों, एक्यूट, क्रॉनिक, सब एक्यूट, इसी लेवल पे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं लेवल में इनमें 2 कंडीशन पाई जाती है, एक हाइपर और एक हाइपो। हाइपो मतलब नेगेटिव, हाइपर मतलब पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो यहाँ पर मेडिसिन क्या करेंगे आप? जब हाइपर है तब वहां पर नेगेटिव मेडिसिन दीजिए, जब हाइपो है तब यहाँ पर पॉजिटिव मेडिसिन दीजिए दोस्तों। तो ये प्रोटोकॉल हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में दर्शाता है। यानी हमारे ऑर्गन जब जरूरत से कम काम कर रहे हैं यानी कि हाइपो में आ गए, जब ज्यादा काम कर रहे हैं हाइपर में आ गए। इन्हीं 2 कंडीशन को, चाहे वो एक्यूट में हो, क्रॉनिक में हो, सब एक्यूट में दोस्तों, हमें ये देखना है कि वो ऑर्गन हाइपो काम कर रहा है
तो वहां पर हम लोगों को पॉजिटिव मेडिसिन देना है। जब वो हाइपर काम कर रहा है तो हमको नेगेटिव मेडिसिन देना है दोस्तों। तो एक्यूट कंडीशन में क्या होगा, अगर एक्यूट में हाइपर कंडीशन हुई तो एक्यूट हमेशा हाइपर कंडीशन में आएगा तो मेडिसिन नेगेटिव देना है दोस्तों, ठीक है। अगर एक्यूट में भी अगर हाइपो कंडीशन है दोस्तों, तो वहां पर आपको पॉजिटिव मेडिसिन न देकर न्यूट्रल मेडिसिन देना है, ताकि हाइपर और हाइपो कंडीशन को बैलेंस कर लिया जाए। और जब बैलेंस हो जाएगा दोस्तों तो हमारा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है, एक्यूट डिसीज में हमने बैलेंस कर दिया लेकिन फंक्शन वहां पर हाइपर है, तो हमको नेगेटिव मेडिसिन वहां पर D5 से D6 की तरफ लेके जाना है दोस्तों। यही चीज हमको सीखना है जो किसी भी बुक में इंडिकेट नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों का इलेक्ट्रोमेपैथ वालों का फेल्यूर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने क्लियर है, हम बहुत इजीली ट्रीट करते हैं। और इसीलिए जब मैंने डिसीज की 5 स्टेट आपको बताई थी दोस्तों, यानी C1, C2, C3 और C5, यानी C1, C2, C3, C4 और C5। जब मेटी जी ने अपनी मेडिसिन बनाई थी दोस्तों, तो उन्होंने S1 से ही पहले शुरू में बहुत सारे मरीज ठीक किए। उसके बाद में एक पेशेंट आया जिसपे उन्होंने प्लांट्स देने के बाद में भी, यानी S1 देने के बाद में भी वो ठीक नहीं हो पाया, उसकी तकलीफ बढ़ गई। फिर उन्होंने उन कंडीशन में वहां से नर्वाइन प्लांट को नक्सोनिका को हटाकर लाइकोपोडियम को ऐड किया दोस्तों S2 में, और इस प्रकार से S2 का जनरेशन हुआ दोस्तों। यानी वहां पर जब उस पेशेंट को फिर उन्होंने S2 वाली या मेडिसिन दिया दोस्तों, पेशेंट ठीक हो गया। तब मैटी जी को समझ में आया कि किस लेवल पर मेडिसिन का प्रिपरेशन हमको करना है। तब उन्होंने ब्लड और लिम्फ को वहां पर अपने प्रिंसिपल के रूप में यूज किया, और उन्होंने बताया वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेक्ट किया सारे शास्त्रों का, एलोपैथ हुआ, आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथ हुआ, यूनानी हुआ, जितने भी दोस्तों पैरासेल्स के नियम, सारे चीज को टेक्निकली दोस्तों उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको समझा, और उसके बाद इलेक्ट्रोमेपैथ के मेडिसिन को बनाया। और उसके बाद ये डिसीजन लिया कि बाकी जो सिस्टम है वो कहाँ फेल हो रहे हैं। उनको ये देखने को मिला कि जितने भी डिसीजेस आते हैं, कोई एक सिम्टम लेकर कोई डिसीज नहीं आता। अब हेडेक हो रहा तो हेडेक कई कारणों से होता है, ठीक है। तो मैटी जी ने इस चीज को देखा, पेट दर्द हो रहा तो पेट दर्द कई कारणों से होता है दोस्तों। फीवर आ रहा, फीवर कई कारणों से होता है दोस्तों, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कई कारण होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने ये देखा कि अगर मैं ऑर्गन के ऊपर वर्क करूंगा तो डेफिनेटली ऑर्गन की रेमेडी से मैं ब्लड और लिम्फ को वहां पर ठीक कर सकता हूँ, प्यूरिफाई कर सकता हूँ, डिसीज से रोग मुक्त कर सकता हूँ। क्योंकि वहां पर अगर किसी भी वायरस बैक्टीरिया को खाने की जगह नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन की जगह नहीं मिलेगी, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और जब ग्रोथ नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली मान के चलिए कि वो वहां से हट जाएगा, यानी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने 5 स्टेज बनाई डिसीज की दोस्तों। पहले स्टेज में अगर कोई डिसीज सेल के लेवल पर होती है दोस्तों, तो वहां पर S1C1 का फार्मूला बहुत बढ़िया काम करता है। सेल्यूलाइटिस देख लो आप दोस्तों, सेल्यूलाइटिस के लेवल पर S1C1 का प्रोटोकॉल बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। अब सेल से ऊपर आ जाइए, सबसे छोटी इकाई बॉडी की सेल, कई सेल मिलकर टिश्यू बनाती है। टिश्यू के लेवल पर S2C2 का रोल होता है। यानी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन में अगर टिश्यू का डैमेज हो रहा है सेकंड स्टेज में, तो S2C2 का रोल देखा जाएगा दोस्तों। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, मसल्स के लेवल पर आ जाइए दोस्तों। यदि मसल्स के लेवल पर डिसीज आ जाती है तो S3C3 का रोल वहां पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों। चौथा, अब वहां पर S4 को हम इसलिए नहीं बता रहे कि वो कॉम्बिनेशन की रेमेडी, हालांकि S4C4 का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हम सिंगल बात करते हैं C4 की दोस्तों। यदि कोई ऑर्गन मसल से आगे आकर हार्डनेस में आ गया दोस्तों, यानी वहां पर मिनरलाइजेशन प्रभावित हो गया बॉडी का, और जब मिनरलाइजेशन प्रभावित हो गया तो वहां पर हार्डनेस डेवलप हो गई दोस्तों। हार्डनेस में अकेले उन्होंने C4 का प्रोटोकॉल लिया। C4 न केवल हार्डनेस को ठीक करता है, इवन बोन पे बहुत अच्छे से काम करता है, अर्थात मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को ठीक करता है। थायराइड ग्लैंड में अगर स्वेलिंग हो जाए दोस्तों, हार्डनेस हो जाए, वहां पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए, हार्डनेस हो जाए, यही C4 दोस्तों। C4 आरी को जब आप गले पे लगाएंगे तो किसी भी प्रकार के हार्डनेस को गला देगा, सॉफ्ट कर देगा दोस्तों, और सॉफ्टनेस कर कर वहां पर दोस्तों 4th स्टेज से 3rd स्टेज की डिसीज पे लेके आ जाएगा। यानी वहां पर S3C3 का प्रोटोकॉल हमको देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये C4 बोन से लेकर दोस्तों हार्डनेस के लेवल पर काम करता है। S5C5 आपको पता है दोस्तों, S5 मेटाबॉलिक प्रोसेस में नंबर 1, नर्वाइन प्रोसेस में, बॉडी के कंडीशन में, नर्वाइन प्रोसेस में दोस्तों, नर्वाइन प्रोसेस में बहुत बड़ी मेडिसिन होती है S5 दोस्तों।
और अगर S5 के साथ C5 को सपोर्ट कर दिया जाए दोस्तों, तो फिर तो क्या लेना, पूरे ग्लैंडुलर सिस्टम को आप कवर कर सकते हो। बॉडी में जितने भी ग्लैंडुलर सिस्टम आपको पता है दोस्तों, तमाम ग्लैंडुलर सिस्टम को आप इसी लेवल पर करेक्ट कर सकते हो, वो S5 C5 के लेवल पर आता है। अब बात करते हैं S6 C6। आप लोगों को पता है दोस्तों, S6 किडनी की मेडिसिन है, तो C6 सपोर्टिव मेडिसिन है दोस्तों, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में जब आपके पास मान लीजिए किडनी की डिसीज आती है, कोई किडनी, मान लो किडनी फेलियर हो गया, S6 L1B C6 Ven1G, ये मोस्टली डॉक्टर्स इस फार्मूले को यूज करते आ रहे हैं। एक हद तक ये ठीक भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें अधूरी हो जाती है। अगर केवल किडनी का सिंपल फंक्शन होता है, मान लो एल्बुमिन्यूरिया हो गया, सिंपल इन्फेक्शन हो गया एल्बुमिन्यूरिया, तो यही प्रोटोकॉल वहां पर कंप्लीटली इसको D6 में दे दीजिए दोस्तों, वो 7 डेज के अंदर, ओनली 7 डेज के अंदर एल्बुमिन्यूरिया क्लियर हो जाता है दोस्तों, ये फार्मूले। लेकिन जब किडनी में बड़ी बड़ी डिसीजेस आती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोगों को वहां पर मेडिसिन इसके अतिरिक्त भी ऐड करना पड़ता है दोस्तों। यदि मान लीजिए वहां पर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा, तो यहाँ पर S6 में किडनी की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए A1 ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये प्रोटोकॉल बनाना भी मैं साथ में सिखाते जा रहा हूं दोस्तों। यही चीज हम लोग आज जब एलोपेशिया पढ़ते हैं इसके बाद में, तो आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ किस लेवल पर हम लोगों को काम करना है दोस्तों। तो ये S6 C6 की बात आ गई दोस्तों। S10 C10, अब ये तो आप भूलेंगे नहीं दोस्तों, मेटी जी ने एक ही जगह बताया है दोस्तों कि S10 C10 मैंने कॉम्बिनेशन के रूप में सबसे पहले यूज किया, और S10 C10 का कॉम्बिनेशन लेकर मेडिसिन के रूप में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उन्होंने दिए हैं दोस्तों। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हम साथ में यूज करें, हम चेंज भी कर सकते हैं। S5 के साथ हम C3 का प्रोटोकॉल लेते हैं, तो एलोपेशिया के लेवल पर मिरेकल रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सेम मैचिंग हो रहा है, हमको अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंटरकनेक्शन ढूंढना है दोस्तों। वही मैं सिखाने वाला हूं आपको कि इंटरकनेक्शन अगर आपने सीख लिया, तो आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और तीनों का क्रॉस एंगल बनाकर पैथोलॉजी, तीनों को आप सीख लीजिए। ऑर्गन की रेमेडी है, आपको पता है, अगर स्टमक की प्रॉब्लम आई तो आपके सीधी मेडिसिन सिलेक्ट होती है S1 C15, आपके मुंह से निकल आएगा। अब यहाँ पर तीसरी मेडिसिन ऐड करना है, आपको पता चल जाएगा I ऐड कर दीजिए या W ऐड कर दीजिए। अब ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट होता है, या B ऐड कर दीजिए। इसके अलावा कुछ हो तो बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमको मेडिसिन सिलेक्ट करना। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। मेटी जी ने देखा कि गले में सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से दोनों का इंटरकनेक्शन हमको देखने को मिलता है दोस्तों। और हमेशा सबसे ज्यादा जो निकलने के लिए एसिड मटेरियल हमारे अंदर आता है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा गला प्रभावित होता है। इसीलिए वहां पर C13 का रोल देखा, जो टंग के लेवल पर, माउथ के लेवल पर, म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर काम करता है दोस्तों। इसी प्रकार से उन्होंने दोस्तों वहां पर C15 का रोल देखा। C15 स्टमक से लगाकर इसोफेगस के ओरल फाइल तक दोस्तों बहुत बढ़िया काम करता है। अब वहां से नीचे की तरफ आ जाइए, तो वहां पर बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल के रूप में दोस्तों C10 का रोल नजर आता है। तो C15 जो होता है इसोफेगस तक दोस्तों, इसोफेगस से लगाकर वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन की प्राथमिक पार्ट तक दोस्तों, फर्स्ट पार्ट तक बहुत बढ़िया रोल होता है। C17 की बात करें दोस्तों, C17 डायबिटीज की नंबर 1 रेमेडी, ठीक है। दूसरी बात, बॉडी के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको बाहर निकालने की बहुत बढ़िया रेमेडी दोस्तों। स्पेशली अगर देखा जाए तो C17 यूरिनरी ट्रैक्ट के बजाय दोस्तों पैंक्रेटिक ग्लैंड पर, इंडोक्राइन ग्लैंड पर, पैराथायराइड ग्लैंड पर दोस्तों बहुत बढ़िया वर्क करती है। यानी अगर हम हार्मोनल रेमेडी बोले C17 को, तो गलत नहीं होगा। इसीलिए पूरी बॉडी में अगर वेस्टेज मटेरियल कहीं पर कलेक्ट हो रहा है, उस वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालने में भी C17 का रोल हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन रेमेडी है। अब अगर हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में आप दोस्तों जितने भी सब ग्रुप होते हैं, जैसे स्क्रोफ्लोसो यानी S1 के साथ में अगर आपको प्रोटोकॉल बनाना है दोस्तों, तो आप हमेशा 2 प्रोटोकॉल बनाइए। एक आपको बनाना है फंक्शनल रेमेडी का, यानी स्क्रोफ्लोसो ग्रुप के साथ। दूसरा प्रोटोकॉल बनाना है कैंसरसो ग्रुप के साथ दोस्तों। तो आप पहला प्रोटोकॉल आपने बनाया फंक्शन का, उसके साथ में आप वर्मीफिको भी जोड़ सकते हैं, लिम्फेटिक को भी जोड़ सकते हैं, फैब्रिफिको भी जोड़ सकते हैं, एंजाइटी को भी जोड़ सकते हैं, पेक्टोरल भी जोड़ सकते हैं। वो तमाम आपका फंक्शनल लेवल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मान लो आपको न्यूमोनिया का प्रोटोकॉल बनाना है, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना P1 P2 P3 P4, वहां पर सिलेक्ट हुआ S1, ठीक है, S2 या S5,
ये 3 मेडिसिन का डायरेक्टली रिलेशन होता है दोस्तों, वहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो वहां पर ये 3 मेडिसिन में से आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर मान लो किसी को न्यूमोनिया का लेवल आता है, मैंने सिलेक्ट करा S2 या S5 में से एक मेडिसिन। उसके साथ में मैंने देखा अगर फीमेल है, बच्चा है तो P3 का, अगर एडल्ट है, मेल है तो P1 का, ओल्ड एज में तो P4 का। ये सिलेक्शन हो गया। अब हमको वहां सिलेक्शन करना है, हाँ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में वहां पर कफ निकल नहीं रहा, RE दे दीजिए, अगर कफ बहुत ज्यादा निकल रहा PE दे दीजिए, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग वही का वही प्रोटोकॉल बना लेते हैं दोस्तों, और इसीलिए हम लोगों को यही चीज सीखना है दोस्तों। हम जब तक पेटेंट चिकित्सा पे आधारित रहेंगे, हमारा कभी भी प्रोटोकॉल नहीं बनेगा, ना हमको कुछ समझ में आएगा हम क्या दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सिद्ध करके बता रहे हैं कि आपको ऐसी मेडिसिन देना है और इसी लेवल पर काम करना है दोस्तों। तो ये मैंने एक छोटा सा, जो मैंने आप लोगों को 3 महीने में बताया था दोस्तों, मैंने यहाँ सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे दिया। तो यहाँ पर मैंने डाइल्यूशन भी आपको बता दिया दोस्तों, इस प्रकार से। दूसरी बात, कंपनी से डायरेक्ट भी हमको मेहनत नहीं करना है दोस्तों, तो कंपनी से 9th डाइल्यूशन मिलता है, बुला लीजिए 10th डायरेक्ट बन जाएगा, 29 बुला लीजिए 30 डायरेक्ट बन जाएगा, 199 बुला लीजिए 200 डायरेक्ट बन जाएगा, 999 बुला लीजिए 1000 डायरेक्ट बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारी कंपनीज केवल ये बोलती है कि आप 10th डाइल्यूशन तक यूज कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं वहां पर उनका विरोध नहीं करता हूँ, मैं उनको भी सही बताता हूँ, उनको भी सही समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में दोस्तों 10th डाइल्यूशन के बाद आप किसी भी मेडिसिन को प्रूफ नहीं कर सकते। उसके बाद में जो डाइल्यूटेड मेडिसिन है वो केवल एनर्जी के रूप में ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, केवल आप एनर्जी को वहां पर डायग्नोसिस कर सकते हो दोस्तों। लेकिन वहां पर हम लोगों को डायग्नोसिस के रूप में किसी भी प्रकार से हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन आप मुझे बताइए, पहले क्या जब मेडिसिन हमारे पास आती थी ना दोस्तों, तो किसी भी मेडिसिन को जब हम लोग सिंगल मेडिसिन देते थे 24 घंटे में रिजल्ट आ जाते थे दोस्तों। लेकिन पिछले 5-7 या 7 साल का मैं जो रिजल्ट ले रहा हूं दोस्तों, मैं सिंगल मेडिसिन पे विश्वास करता हूं। MMP ग्लोबल्स में मैं प्रैक्टिस करता हूं दोस्तों, मैं 19 में प्रैक्टिस करता हूं, 147 में प्रैक्टिस करता हूं, डाइल्यूशंस में प्रैक्टिस करता हूं दोस्तों। मैंने सब में महारत हासिल करी है। मेरे लेवल पर मैंने हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से रिजल्ट लेकर देखा है दोस्तों। तो यहाँ पर जब उस समय का वातावरण था वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड वातावरण नहीं था दोस्तों, तो वहां के प्लांट्स जो डेवलप होते थे वो बहुत ही ऑथेंटिकली गुण लेकर आते थे। तो जब हम उसका फ्रेश प्लांट का स्पेसिफिक इसेंस अर्न करते थे और जब उसको प्रोटोकॉल के रूप में यूज करते थे, बहुत ही ऑथेंटिकली रिजल्ट 24 घंटे, 7 दिन, महीने भर के अंदर हम लोगों को मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट मिल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण चेंज होता जा रहा है दोस्तों, पॉल्यूटेड वातावरण होता जा रहा है। अब ये आप लोग भी समझ रहे हैं इस चीज को, जो पॉल्यूटेड वातावरण होता जा रहा है, तो दोस्तों आप ये भी समझिए उस पॉल्यूशन का असर क्या उस प्लांट पे नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली उस प्लांट के गुण में भी परिवर्तन आ रहा है दोस्तों, और उसके गुण में परिवर्तन आने के कारण ही वहां पर हम लोगों का रिजल्ट भी डिले हो रहा है। यानी 10th डाइल्यूशन के बाद में भी हमको जाना पड़ रहा है। इसी वजह से जितने पॉल्यूटेड वातावरण में मेडिसिन का प्लांट का हम लोग स्पेसिफिक निकालते हैं दोस्तों, उनका कैरेक्टर डीप में चला गया। मतलब हम लोग जब 10th डाइल्यूशन तक आते हैं तो वो रिजल्ट नहीं मिलते जो पहले मिलते थे दोस्तों। यानी वहां पर ये चीज प्रूव होती है कि आजकल के कॉम्प्लेक्स वातावरण में, पूरे कॉम्प्लेक्स रूप में, कॉम्प्लेक्स गुण लेकर वो मेडिसिन हमारे पास नहीं आ पा रही। तो वही तो सिद्धांत है दोस्तों, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर। यानी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस डिसीज है वो कॉम्प्लेक्स रूप में लक्षणों में हमारे सामने आ रही है, और कोई एक ऑर्गन अगर प्रभावित होता है तो वो कई ऑर्गन को साथ में प्रभावित कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को इस प्रोटोकॉल को थोड़ा सा ऊपर करके जाना है दोस्तों। हमारे ग्रुप में जो 3 महीने में जो मैंने लेक्चर्स लिए, काफी लोगों ने हाई डाइल्यूशन को यूज किया, बनाया, फर्स्ट टाइम यूज किया, और कई लोगों ने ब्रिलियंट रिजल्ट लिए। मैं उनको बधाई बोलता हूँ, मेरी बात का उन्होंने मान रखा, हाई पोटेंसी के लेवल पर यूज किया और उन्होंने रिजल्ट लिए। मैं उनको बधाई देता हूँ, और नए लेवल पर आने के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। यानी आप कुछ नया सीख रहे हो, उसको सीखिए दोस्तों। कोई कुछ कह रहा है उसमें अच्छा है उसको अडॉप्ट कर लीजिए, बुरा है आप उसको छोड़ दीजिए, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। मेरा कहना है, मुझे काफी लोगों ने कहा कि सर आप तो 19 भी कहते हो, 147 भी कहते हो, 200 भी कहता हूँ, आप हाइपोटेंसी भी। मैं तमाम चीज यूज करता हूँ। मेरे यहाँ जितने डॉक्टर्स आ चुके हैं, डॉक्टर किरण शेट्टी बैंगलोर से आ चुके हैं, डॉक्टर चरणजीत जी पंजाब से आ चुके हैं, ये विजिट कर चुके हैं, इन्होंने देखा है कि मैंने इन्हीं के सामने पेशेंट को कुछ को 19 में दिया, कुछ को 147 में दिया। क्यों दिया, मैं धीरे धीरे आपको बताने वाला हूं दोस्तों।
ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमको बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप 19 और 147 में केवल दो चीज याद रख लीजिए और 200 लाजिए। मैं आप बार आप मुझसे प्रोटोकॉल पूछते, मैं बता देता हूँ, फिर पूछता हूँ 10 बूंद दूं 15 बूंद दूं, ये पूरी चीज गलत है दोस्तों। आप डॉक्टर हो, आपको डॉक्टर के हिसाब से डोज, अगर कोई मेडिसिन मिल जाती है तो डोज आपको सिलेक्ट करना है। डोज ऐसे सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों कि अगर कोई 1 to 10 ईयर का कोई बच्चा है दोस्तों, मान लो वो 5 साल का है, तो आपका डोज होना चाहिए 5 ड्रॉप, ठीक है। उसकी एज के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए आप, 5 से 6 ड्रॉप आप दे दीजिए, बहुत है, सफिशिएंट है उससे। अगर 9 साल का है तो 8 से 9 ड्रॉप दे दीजिए। 10 साल से ऊपर है तो दोस्तों 10 साल में जितने मेजर एक्टिव ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, जो लीवर हुआ, लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, ये एक्टिव ऑर्गन अपना कंप्लीट ग्रोथ कर चुके होते हैं, इसलिए वहां पर इम्यूनिटी पावर हमारा बनने लग चुका होता है दोस्तों। और जब इम्यूनिटी पावर बनने लग चुका होता है तब हमारा जो ये पोटेंसी होता है, यहाँ पर जो डोज का लेवल होता है वो मैक्सिमम 10 ईयर के ऊपर, जितने भी ऊपर आप चले जाओ, 10 ड्रॉप टू 20 ड्रॉप, ये हमारा बेस होता है दोस्तों। आप अकॉर्डिंग कंडीशन देख लीजिए, अगर पेशेंट कमजोर है तो 10 ड्रॉप दीजिए, पेशेंट बीच में सहन कर सकता है 15 ड्रॉप दीजिए, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा हेवी है लेकिन एक्यूट कंडीशन में तो आप 20 ड्रॉप भी दे सकते हो दोस्तों। ये हमारा डोसोलॉजी सिलेक्ट होता है। डायरेक्शन कुछ भी हो, किसी का भी कुछ हो, मान लो 10 साल का बच्चा उसको फीवर आ रहा है, अगर 15 साल का बच्चा उसको फीवर आ रहा है, 65 साल का बच्चा उसको फीवर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। S10 A3 F1 1Y 10th डायल्यूशन, S10 A3 F1 1Y तमाम तरह का दोस्तों मैं अभी तक जो प्रैक्टिकल करते आ रहा हूं, किसी भी प्रकार के फीवर में, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल, किसी भी इंफेक्शन के कारण हो दोस्तों, S10 A3 F1 1Y आज तक फेल नहीं हुआ दोस्तों। 10th डायल्यूशन बनाइए, तीनों ग्रुप में एक जैसा देना है आपको, वो चाहे 10 साल का हो, 15 साल का हो, 65 साल का हो दोस्तों। अगर 10 साल से छोटा है तो इसी की 5 ड्रॉप दे दीजिए आप, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू डोसोलॉजी आपको इस तरह से डोज सेट करना है दोस्तों, ठीक है। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, जब हम 19 और 147 को डिक्टेट करते हैं दोस्तों, तो 19 में आप देखिए, 19 आप ले रहे हो तो इसमें मेडिसिन कितनी है, ठीक है। अब अगर 147 में ले रहे हो तो आप मेडिसिन की क्वांटिटी देखो दोस्तों। ये अगर मान लो कि कोई आदमी बहुत कमजोर है ना, हाइपो स्टेट में, और हाइपो स्टेट में और उसको मान लो लो बीपी का प्रॉब्लम हो, उदाहरण सहित समझिए दोस्तों। S1 A1 RE हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं 147 से S1 A1 RE दूंगा तो फास्ट रिजल्ट आएगा या 19 से? आप देखिए क्यों, 19 में देखिए आप 1 पार्ट मेडिसिन और 9 पार्ट व्हीकल, व्हीकल कितना है 9 पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब 147 से देखेंगे तो यहाँ पर 5 टाइम्स ज्यादा व्हीकल है, तो यहाँ पर मेडिसिन क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, और यहाँ पर मेडिसिन क्या हो गया, इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो जब हाइपर, जितनी भी हाइपर स्टेट की कंडीशन आती है ना, आप 147 से यूज करके देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। अमृत है दोस्तों 147 का रेशियो, जब हाइपर कंडीशन यानी नेगेटिव में मेडिसिन देना है हमको, तो फर्स्ट डायल्यूशन के लेवल पर न्यूट्रिशन भी मिलेगा और साथ में नेगेटिव भी हो गया। सेकंड डायल्यूशन में होगा न्यूट्रल हो गया, हाइपर और हाइपो को बैलेंस कर देगा। लेकिन जैसे थर्ड डायल्यूशन लोगे पूरा नर्वाइन हो जाएगा मेडिसिन, यानी आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, दोनों सिस्टम पर वहां पर काम कर जाएगा, और दोनों सिस्टम पे काम करेगा, एक साथ पूरी बॉडी को बैलेंस कर देगा। इसलिए 147 का रेशियो वहां पर ऐसी कंडीशन में जब हाइपर स्टेट होती है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। लेकिन जितने भी हाइपो स्टेट होती है, यानी लो बीपी में, आप 19 के रेशियो से S1 A1 RE को बनाकर दे दीजिएगा दोस्तों। आप उसको बोलिएगा 10 ड्रॉप डिस्टिल वाटर में दीजिएगा, 10 ड्रॉप डायरेक्टली जुबान पे डाल दीजिए, ठीक है। ये पॉजिटिव डोज हो गया दोस्तों। आप देखेंगे इमीडिएट 24 मिनट से 25 मिनट में लो बीपी का अंतर देख लीजिएगा दोस्तों आप। और अगर आपने कंटिन्यू रखा 1 मंथ एंड 1.5 मंथ, आपको उसके बाद में पेशेंट बोलेगा अब मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं, कंप्लीटली मैं ओके हो चुका हूं, ये फार्मूला प्रूवन हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। तो जहां पर हम लोगों को हाइपो स्टेट आती है, जहां पर हमको न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है, ऑर्गन को ताकत देने की जरूरत होती है, ताकि वो किसी भी प्रकार के जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो रोग डेवलप हो रहा है, किसी भी प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, उस कॉम्प्लिकेशन से लड़ने की शक्ति तो दो आप खूब हाई पोटेंसी दे रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा क्या, D6 से दे रहे हो फर्क पड़ेगा क्या, जब तक उसमें ऑर्गन में
ताकत ही नहीं है, वो आपकी मेडिसिन को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसको सहन ही नहीं कर पा रहा, तब तक आपको रिजल्ट कैसे आएगा मित्रों? वहां पर हम लोगों को ऑर्गन को न्यूट्रिशन देकर उसको इस लायक बनाना है कि जब हम D6 का लेवल दे दें तो वो तुरंत वहां पर रिस्पॉन्स दे हमको, और तुरंत रिस्पॉन्स देगा तो 24 घंटे के अंदर हम लोग रिजल्ट दे देंगे। इसी का उदाहरण बताता हूँ। अगर A1 का 10th डायल्यूशन, ये प्रूवन डायल्यूशन है दोस्तों, ये ऐसा डायल्यूशन है किसी भी कारण से किसी को वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं दोस्तों, आप A1 का 10th डायल्यूशन RS में बना हुआ दे दीजिए, फ्रीक्वेंटली दीजिए दोस्तों, फ्रीक्वेंटली। आप देखिए एक दिन के बाद पेशेंट कभी नहीं बोलेगा कि मुझे चक्कर आया। A1 का 10th डायल्यूशन इतना मिरेकुलस डायल्यूशन है, वर्टिगो के लेवल पर, चक्कर के लेवल पर दोस्तों, ब्लीडिंग के लेवल पर, कहीं पर भी ब्लीडिंग आ रही है दोस्तों, वहां पर फीमेल के लिए बहुत बड़ी रामबाण मेडिसिन है। नाक से एपिस्टेक्सिस होता है, A1 का 10th डायल्यूशन दे दीजिए, या मैंने जो बताया था A4 का 10th डायल्यूशन दे दीजिए दोस्तों, मिरेकुलस रिजल्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सॉलिड लेवल पर वहां पर आपको शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जैसा कि मेरे प्रोटोकॉल में शामिल है दोस्तों, मैंने प्रॉमिस किया है आपको 500 डिसीज के प्रोटोकॉल डेली एक डिसीज के लेवल पर मैं आपको बताऊंगा। तो आज से हम श्री गणेश करते हैं। पहली मेडिसिन है दोस्तों, इस महीने में मुझे करीब 23 डॉक्टरों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया है एलोपेशिया का दोस्तों, पर्सनली भी और ग्रुप में भी, कि सर एलोपेशिया के मेडिसिन बताइए दोस्तों। तो मैं आज आपको शुरुआती एलोपेशिया के लेवल से कर रहा हूं दोस्तों। एलोपेशिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेयर लॉस। ठीक है, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और वो कंडीशन लेकर आता है कि साहब मुझे तो बाल झड़ रहे हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ लेडीज भी आजकल आने लग गई है कि मुझे गुच्छे के गुच्छे में बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो केवल पीछे पीछे साइड में बाल रह जाते हैं, बीच में से पूरी चंदिया निकल आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एलोपेशिया जनरली अगर देखा जाए तो हेयर लॉस की कंडीशन को वहां पर डिटेक्ट करता है दोस्तों, डिटरमिन करता है जब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है दोस्तों। ऐसे ही हेयर लॉस डेवलप नहीं होता है दोस्तों, हमारा मैंने आपको बताया ना, और बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय हार्मोनल सिस्टम एंड पार्टली बाय नर्वस सिस्टम। दोनों सिस्टम बराबर काम करेंगे, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन जब ग्लैंडुलर सिस्टम ज्यादा काम करेगा तो नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा, नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करेगा तो हार्मोनल सिस्टम प्रभावित होगा। तो जब एलोपेशिया डेवलप होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। DHT हार्मोन आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे हम मेल फीमेल के बारे में प्रेगनेंसी के दौरान ही पता कर लेते हैं। यानी माँ के पेट में अगर कोई बच्चा मौजूद है दोस्तों, तो मेल या फीमेल हम लोग तुरंत बता देते हैं DHT हार्मोन के लेवल पर दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे खुद की हेयर सेल्स के ऊपर दोस्तों, वहां पर हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करने लग जाता है दोस्तों, अर्थात जहां पर हेयर ग्रोथ करते हैं वहां पर अगर वो अटैक करेगा दोस्तों, और वहां पर अगर फॉलिकल्स के लेवल पर दोस्तों किसी भी प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन या पर्टिकुलर वहां पर किसी भी प्रकार का ग्रोथ का डिस्ट्रक्शन होगा दोस्तों, तो वो डैमेज वहां पर हेयर फॉलिंग को करता है, हेयर फॉल वहां पर हो जाता है, यानी कि जड़ में से बाल गुच्छे के गुच्छे टूटकर बाहर आने लग जाते हैं दोस्तों। ये परमानेंट डैमेज तब तक नहीं होता है जब तक हम उसको वहां पर न्यूट्रिटिव मटेरियल खत्म नहीं हो जाता, यानी ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीटली वहां पर डिसॉल्व हो जाता है दोस्तों, तब तक वहां पर चांसेस रहते हैं कि हम उसको रीग्रोथ कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम दोस्तों 8500 प्लस पेशेंट को एलोपेशिया के लेवल पर कवर किया है दोस्तों। हमारे ग्रुप में कई लोग हैं, डॉक्टर किरण शेट्टी बैंगलोर, वो भी मेरे प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा यूज कर रहे हैं और मैं उनको बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट वो ले रहे हैं। तो एलोपेशिया को जब हम देख रहे हैं तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है दोस्तों? इम्यून सिस्टम से। अगर इम्यून सिस्टम की कोई भी डिसीज आती है दोस्तों, ये तीन बातों को कभी मत भूलिएगा, S5F1WE, S5F1WE, ये इम्यून सिस्टम की सबसे मेजर मेडिसिन होती है दोस्तों। पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो जाए, बेल्स पाल्सी हो जाए, मसल्स में प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी लीवर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए दोस्तों, मैंने कहा आपको याद रखिएगा, S5F1WE इज द बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी नर्वाइन डिसऑर्डर। आपको पता है हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। अगर कोई बॉडी का ऑर्गन कम काम करता है तो ब्रेन के माध्यम से उसको स्टिमुलेट आता है दोस्तों, पॉजिटिव इफेक्ट आता है और वो काम करने लग जाता है। अगर बहुत ज्यादा काम करता है तो नेगेटिव इफेक्ट जाता है ब्रेन की तरफ कि बहुत ज्यादा काम करता है, वहां से मैसेज आता है, वो कम काम करने लगता है। जब बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी, वहां पर
बैलेंस होकर हेल्दी स्टेट मेंटेन कर लेती है। यही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है दोस्तों। नर्वाइन मैकेनिज्म S5F1W बहुत ही मिरुक्लेस काम करती है दोस्तों। इसीलिए जब एलोपेशिया को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया दोस्तों। पहला होता है एलोपेशिया इरिटिका, दूसरा होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज और तीसरा होता है एलोपेशिया टोटलिका दोस्तों। ये 3 कंडीशन होती है। पहली 2 कंडीशन को तो हम चलते फिरते ठीक कर सकते हैं दोस्तों। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन में बहुत ही अमेजिंग मेडिसिन हम लोगों के पास है दोस्तों, जो नर्वाइन लेवल पर काम करती है, S5F1W दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट वहां पर हम लोगों को देती है दोस्तों। तो जब एलोपेशिया एरिटिका को हम देखते हैं दोस्तों, तो प्राय हम लोग देखते हैं छोटे छोटे गोल गोल आड़े टेढ़े जो दोस्तों धब्बे हमको दिखते हैं, पेचेस दिखते हैं, और वहां से फिर धीरे धीरे बाल निकल जाते हैं। हम लोग बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब वहां पर अड़े तिरछे स्पॉट बन जाते हैं, जगह जगह से बाल उड़ जाते हैं दोस्तों, पूरी गंजापन आपको दिखता है, तो इस कंडीशन को हम लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर इम्यूनिटी का वीकनेस होना, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव लेना या फंगल इन्फेक्शन दोस्तों कॉमन रूप से यहाँ पर देखा जाता है। लगभग हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, नॉर्मल कंडीशन में 2 साल में इसको रिकवर कर लेता है दोस्तों, लेकिन जब बहुत ज्यादा फैल जाता है तब हम लोगों को वहां पर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है दोस्तों। और आजकल देखा जाए तो इंडियन कंट्रीज के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, पॉल्यूशन के हिसाब से, फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा होने के कारण दोस्तों, स्ट्रेस यानी एंजाइटी ज्यादा होने के कारण 20 साल से ऊपर के लोगों में बहुत कॉमन रूप से ये होता हुआ देखा जा रहा है दोस्तों। इसीलिए किसी भी एज के चिल्ड्रन और एडल्ट में क्लिनिकल प्रैक्टिस में आजकल देखने को मिल जाता है। आजकल तो वुमेन्स में भी बहुत कॉमन रूप से देखने को मिल जाता है दोस्तों। और मैं अभी तक मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है दोस्तों, मैं 213 वुमेन्स को देखने में मैंने ठीक किया दोस्तों। 213 वुमेन्स को मैंने कंप्लीटली क्योर किया दोस्तों, क्योंकि जितना भी आयुर्वेद शास्त्र या पुराने लोग जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो बोलते हैं कि लेडीज की पूरी ताकत उसके बालों में होती है दोस्तों। यानी उसके शरीर का कमजोरीपन डायरेक्टली नर्वाइन वीकनेस दोस्तों उसके बालों पे आ जाता है, और उसका इफेक्ट वहां पर आजकल कॉमन रूप से देखने को मिलता है दोस्तों। एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज की बात करें दोस्तों, तो बॉडी में बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट होते हैं दोस्तों, जिसके कारण से बॉडी में हम लोगों को पता नहीं लगता है। जब हम कंघी करते हैं तो आ जाए 8-10 बाल, एक आध सप्ताह बाद आए तो 15-20 बाल हाथ में लाने लग गए, फिर गुच्छे के गुच्छे हम लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ा, गुच्छे के गुच्छे आने लग गए। उसमें स्पॉटिंग नहीं दिखती, लेकिन हमारे बाल जगह जगह से 2-4 बाल यहाँ से, 2-4 बाल यहाँ से, जब हम कंघी करते हैं कई हेयर हमारे हाथ में आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम ऐसी कंडीशन में केवल एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज की इस कंडीशन को डायग्नोस करके केवल और केवल ये नर्वाइन मेडिसिन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे रिजल्ट अल्टीमेट हमको देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें हमारा जनरल टॉनिक का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। मैं अभी तक जनरल टॉनिक के केसेस में, हमारे ग्रुप में काफी पुराने लोग हैं दोस्तों, जो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट वहां पर ले चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एलोपेशिया टोटलिका की जब कंडीशन लेंगे दोस्तों, किसी भी अज्ञात कारणों से दोस्तों, केवल आगे की तरफ से दोस्तों जब हम देखते हैं तो यहाँ से ये पूरा आगे का पूरा चिंदिया क्लियर हो जाता है दोस्तों, पूरा यहाँ पर हेयर रिमूव हो जाता है। उसको हम बोलते हैं, केवल आइट साइड में बाल रहते हैं, एलोपेशिया टोटलिका के बाल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे जो पूरा चांद होता है दोस्तों, वो चमकने लगता है, यानी कि जब चमकना शुरू हो जाता है, यानी कि हेयर शेफ्ट का पूरा एरिया डेड हो चुका होता है दोस्तों, कंप्लीटली वहां पर हेयर शेफ्ट डेड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन जब अर्ली स्टेज में आता है ना दोस्तों, तो हम लोगों ने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के अंदर अगर वो हम जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पगले डॉक्टरों के पास आ जाता है, तो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन ऑर्गन रेमेडी है दोस्तों, और ऑर्गन के लेवल पर हम न्यूट्रिशन देकर उसको तुरंत रिजनरेट कर देते हैं, और मैक्सिमम कैपेसिटी में 1 या 2 साल के अंदर हम लोग पूरे हेयर को रिमूव कर लेते हैं, पूरे हेयर को वापस ले आते हैं दोस्तों। इसीलिए हालांकि देखा जाए तो स्थायी होता है, कंप्लीटली स्थायी होता है, परमानेंट हो जाता है, लेकिन अगर हमारा साथ वो पेशेंट देता है दोस्तों, तो मैक्सिमम कंडीशन में हम उसके पूरे हेयर वापस ला सकते हैं। लेकिन टाइम नहीं बांध सकते, साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली हेयर हम लोग न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग वहां पर मेडिसिन देकर उस पेशेंट के सिम्टम को मैच करके, उसका कौन सा ऑर्गन वहां पर प्रभावित है, किस ऑर्गन में न्यूट्रिशन की कमी हुई है, कौन सा ऑर्गन वहां पर नर्वाइन लेवल पर प्रभावित हुआ है, उस ऑर्गन में न्यूट्रिशन देकर हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है दोस्तों, जब हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को गलती से
यानी फॉरेन मैटर समझकर, फॉरेन सब्सटेंस समझकर दोस्तों उसको नष्ट करने लगता है, उसको डैमेज करने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है दोस्तों। तो हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी के बाहर से आने वाले फॉरेन इन्वेडर के जैसे बैक्टीरिया, वायरस या हमारे अगर बालों में गंदगी रह जाए दोस्तों, तो वहां पर उस कंडीशन में वो हमारे जो पोर्स होते हैं, जो पसीने के सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन के जो पोर्स होते हैं दोस्तों, वो ब्लॉक होना शुरू होते हैं। और वो जो ब्लॉक होना शुरू होते हैं दोस्तों, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ये समझता है कि यहाँ पर कोई फॉरेन मैटर आ गया है, और उन फॉरेन मैटर के साथ में दोस्तों वो उन हेयर फॉलिकल्स के लेवल पर दोस्तों वहां पर उस कंडीशन को डैमेज करने लगता है दोस्तों। और जब वो डैमेज करने लगेगा तो मान के चलिएगा दोस्तों एलोपेशिया वहां पर कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इम्यून सिस्टम हमारी हेयर फॉलिकल पर जब गलती से अटैक कर देता है दोस्तों, तो वहां पर हेयर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, वहां से हेयर फॉलिकल्स झड़ने लग जाते हैं, और हेयर प्रोडक्शन जो होता है, हेयर का जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों, वहां पर डिसॉल्व हो जाता है दोस्तों, अर्थात हेयर वहां से लॉस हो जाता है। ये वहां पर बहुत ही मोस्ट कंडीशन में देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन आजकल के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं दोस्तों, बाल की खाल में निकाल लेते हैं, और उन्होंने जो चीजें हमारे सामने रखी है दोस्तों, हम इलेक्ट्रोमेपैथ वाले, हमको भी किसी से पीछे नहीं रहना दोस्तों, हमको भी उस लेवल पर आके चलना है। हमको पता है हमारे मेडिसिन ने हमको ऑर्गन की मेडिसिन दिया है, लेकिन हमको पैथोलॉजी को भी तोल के रख देना। हमको फिजियोलॉजी हमने समझ ली क्या हुआ, एनाटॉमी हमने समझ ली हेयर फॉलिंग हुआ, यानी हेयर की शेप जो होती है, जो सीबेसियस ग्लैंड या स्वीट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वहां पर ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक होने के कारण उन्होंने सिक्रेशन बंद कर दिया, यानी उसके कारण वहां पर हेयर शेफ्ट ब्लॉक हो गया, वहां से हेयर फॉल हो गया। हमने ये फिजियोलॉजी एनाटॉमिकल देख लिया। अब अगर इसकी पैथोलॉजी समझ लें कि भाई ये हुआ तो हुआ क्यों, तो हम लोगों के पास सारी चीज हमारे मस्तिष्क में है, सारी मेडिसिन हमारे पास है, हमको ये पता है कि फंक्शन पे कौन सी मेडिसिन देना, हमको ये पता है स्ट्रक्चर पे कौन सी मेडिसिन देना, हमको ये पता है ऑर्गन की न्यूट्रिशन देकर किस ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है दोस्तों। वेलकम टू अवर EH फैमिली। हम लोग यही पूरे साल भर में देखने वाले हैं दोस्तों, सेल से लगाकर ब्लड, लिम्फ, रेस्पिरेटरी, जेनिटो यूरिनरी, स्किन, नर्वस सिस्टम, तमाम लेवल के फंक्शन को ठीक कर उस लेवल पर फंक्शन के मेडिसिन हमारी कैसे काम कर रही है, स्ट्रक्चर के मेडिसिन कैसे काम कर रही है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको किस लेवल पर काम कर रही है। और यही चीज सीखने के बाद आज मेरे ग्रुप में 364 डॉक्टर्स हैं ऑल इंडिया में, जिनकी पर डे की प्रैक्टिस इलेक्ट्रोमेपैथ में भले वो 5 से 10 पेशेंट देखते हैं दोस्तों, लेकिन उनकी प्रैक्टिस 10,000 रुपीज पर डे। आज मेरे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी पर डे की प्रैक्टिस 50,000 है दोस्तों। मैं गर्व से कहता हूं कि वो मेरे फैमिली के मेंबर हैं। डॉक्टर शैलेंद्र चौहान पूरे कोरोना काल में 90,000 कोरोना के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है दोस्तों। 90,000 बहुत मिरेकुलस है, और 95% फीडबैक है दोस्तों। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पर, लेकिन आजकल के जितने रिसर्चर्स हैं दोस्तों, उन लोगों ने जब डिटेल स्टडी करी कि भाई वास्तव में हेयर फॉलिंग का कोई साइंटिफिक कोई कारण तो होगा कि एक बॉडी में कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है जिसके कारण वहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके लिए उन्होंने देखा दोस्तों कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, DHT। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना है, DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के बारे में जानना और DHT को ब्लॉक करना है, बस इतना काम करना है दोस्तों। अगर हमने DHT को ब्लॉक कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपका एलोपेशिया भी चुटकी बजाकर ठीक हो जाएगा। लेकिन DHT क्या है हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे ठीक करेंगे दोस्तों। ये DHT क्या होता है दोस्तों, जब माँ के पेट से ही पता चल जाता है दोस्तों कि लड़का होगा या लड़की होगा दोस्तों, जो मुलेरियन हार्मोन जब वहां पर चेंजेस होता है दोस्तों मुलेरियन डक्ट में, तो वहां पर यही DHT हार्मोन पर निर्भर करता है दोस्तों कि वहां पर माँ के पेट में वो जो बच्चा बन रहा है उसमें लड़के का कैरेक्टर होगा क्या लड़की का कैरेक्टर होगा, इसी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करता है दोस्तों। अर्थात लड़के के कैरेक्टरिस्टिक इसी DHT के कारण वहां पर बनते हैं दोस्तों। जब केमिकल फार्मूला हम देखते हैं C19H30O2 इसका मेन फार्मूला होता है दोस्तों। अर्थात DHT लो टेस्टोस्टेरोन से 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है दोस्तों। ठीक है, जो 5 जब कभी भी बॉडी में महिला के पेट में जब प्रेगनेंसी होती है दोस्तों, उस दौरान जब लो टेस्टोस्टेरोन लेवल मां के पेट में होगा दोस्तों, तो वहां पर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में वहां पर ये बनता है। और ये सामान्यतः दोस्तों हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में भी बनता है।
कोई जरूरी नहीं कि माँ के पेट में भी है, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में बनता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है दोस्तों, ठीक है, स्किन में बनता है दोस्तों, लीवर में बनता है, ब्रेन में भी बनता है दोस्तों, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स में भी बनता है और सेमाइनल वेसिकल में भी बनता है दोस्तों, ठीक है। अब आप समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ना दोस्तों, उस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी इसी डीएचटी हार्मोन के लेवल पर होता है दोस्तों। इसीलिए जो मेल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन दोस्तों। यदि डीएचटी नॉर्मल से ज्यादा बनने लगता है दोस्तों, तो ये डीएचटी हमारे हेयर फॉलिकल को वहां पर डैमेज करने का काम करता है दोस्तों। अर्थात अगर डीएचटी नॉर्मल से ज्यादा बनता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल का गुण होता है, जो एक मेल का जो सेक्स पावर जो होता है या जो उसका बॉडी का स्ट्रेंथ पावर, जो मसल्स का स्ट्रेंथ पावर होता है दोस्तों, वो इसी जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसके कारण होता है। लेकिन वो जब टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है दोस्तों, तो वहां पर हेयर फॉलिंग बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। और यही कारण है जब प्रोस्टेट, आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा दोस्तों, जब आप प्रोस्टोमेगेली का केस देखते हो, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का केस देखते हो, तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों, यही टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को इनलार्ज करता है, यानी प्रोस्टेट को इनलार्ज करता है। तो आपको वहां भी क्या करना है, अब देखिए एक ही डिसीज में दो डिसीज का लेवल आपने समझ लिया। यहाँ पर जब हम लोग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है दोस्तों, तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जिस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों, अतः हमें ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को कम कर दें। और जैसे 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को हम कम करेंगे दोस्तों, तो हम उस फंक्शन को कम कर देते हैं जिससे हेयर फॉलिंग हो रही है। तो हमको सिंपल से इतना करना है कि जो हार्मोन का फंक्शन बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करना है। और जैसे ही हम रिड्यूस करते हैं दोस्तों, आप देखिएगा न केवल हेयर फॉलिंग बंद हो जाएगा, और जितने हेयर फॉल हो चुके हैं न्यूली वहां पर हेयर शेप डेवलप होकर दोस्तों न्यूली हेयर का वहां से बनना प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि उन लोगों में ज्यादातर देखा गया दोस्तों जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है। अन्य ऑटोइम्यून डिसीजेस भी दोस्तों, जैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हुआ, रूमेटिक अर्थराइटिस का केसेस हो दोस्तों, वहां पर ये कॉमन रूप से देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे पेशेंट में ये एलोपेशिया बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। कुछ साइंटिस्ट होते हैं दोस्तों, वो एलोपेशिया को डेवलप होने में जेनेटिक्स को भी कारण बताते हैं। यानी अगर माँ बाप के लेवल पर है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है दोस्तों, तो डेफिनेटली वहां पर जेनेटिक्स के रूप में भी हमारे सामने आता है दोस्तों। और वातावरण, आजकल का जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं आजकल के साइंटिस्ट बोलते हैं कि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, एंजाइटी या स्ट्रेस है दोस्तों, वो भी एलोपेशिया को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों। इसीलिए पहले से जो जेनेटिकली पीड़ित होते हैं दोस्तों, स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉजेज व्हिच ग्रेटेस्ट एलोपेशिया आल्सो डेवलप। मतलब जो व्यक्ति स्ट्रेस से भी, एंजाइटी से भी पीड़ित रहता है, लगातार स्ट्रेस से रहता है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट में रहता है दोस्तों, और जब बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट में रहेगा तो वहां उसकी पूरी बॉडी में नर्वाइन वीकनेस कंटिन्यू बनी रहेगी। और जब स्ट्रेस या एंजाइटी का लेवल आएगा दोस्तों, तो गलत साहित्य में रहना, गलत तरीके से दोस्तों मोबाइल पे एक्टिविटी करना, गलत साहित्य की स्टडी करना, गलत बारे में ज्यादा सोचना, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, जो मेन कारण होता है दोस्तों एलोपेशिया का। इसीलिए जब हम सिम्टम्स के रूप में इसको डायग्नोसिस करेंगे ना दोस्तों, तो मुख्य रूप से जब आप एलोपेशिया एरिटिका की कंडीशन देखते हैं दोस्तों, तो वहां पर सिंपल से आप देखते हैं छोटे छोटे गोलाकार चेंजेस हम लोगों को टिपिकली देखने को मिलता है, जो हमको बहुत सारे केमिकल टेस्ट कराने की जरूरत है। हम लोग फिजिकली उसका एग्जामिनेशन करके दोस्तों पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर इसको एलोपेशिया एरिटिका हो गया। अब अगर पेशेंट कहता है कि साहब मुझे कई सेंटीमीटर्स के बड़े बड़े स्पॉट बन गए, यानी बॉडी के अन्य पार्ट पे भी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं भौहें पे जा रही है, मूछे भी जा रही है, दाढ़ी का एक पार्ट भी जा रहा है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लोग जब देखते हैं तो पेशेंट बोलता है साहब मैं नहाता हूँ तब मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, बाथरूम में बहुत गिरते हैं, मैं सोता हूँ तो पिलोस पर मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरने को दिखते हैं, वहां पर मुझे मिलता है। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि वहां पर उसको हेयर फॉलिंग शुरू हो चुका है दोस्तों। यानी ये एक प्रकार से डिसीज के सिम्टम वहां पर डेवलप हो रहे हैं। और कभी कभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब हेयर फॉलिंग होता है ना दोस्तों, तो हेयर लॉस बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, जगह जगह से हेयर लॉस देखने को मिलता है, जो एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज के लेवल पर होता है। लेकिन जब केवल साइड में बाल रह जाए, वो पूरे आगे से पीछे तक साफ हो जाए दोस्तों, तो वो एक प्रकार से दोस्तों वहां पर एलोपेशिया टोटली का लेवल होता है। बॉडी में नेचुरल प्रोसेस होती है, मैक्सिमम 5 to 8 हेयर का रिमूव होना और नए हेयर का बनना ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन 12 बाल से ज्यादा अगर कोई पेशेंट बोलता
होता है दोस्तों कि मुझे बहुत ज्यादा गुच्छे के रूप में बाल आते हैं। मैं जब भी हाथ लगाता हूँ 5-7 बाल मेरे हाथ में आ जाते हैं। मतलब पर डे 8 to 12 हेयर बाल होना नॉर्मल है, लेकिन पर डे 12 से ज्यादा बाल अगर झड़ रहे हैं दोस्तों, मान के चलिएगा ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है एलोपेशिया का। हम लोग वहां पर इस लेवल को डायग्नोस करते हैं और डायग्नोसिस करके दोस्तों वहां पर मेडिकेशन को देते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब डेली बहुत सारे बाल झड़ते हैं तो हम लोगों का डायग्नोसिस बनना चाहिए दोस्तों कि ये हेयर फॉलिंग का लेवल हो रहा है, यानी और भी कई डिसीजेस इसके साथ में कैरी भी कर सकती है दोस्तों, यानी एसोसिएटेड होती है। जैसे एनीमिया, खून की कमी होगी तो क्या होगा दोस्तों, एक ही चीज समझिए आप, जब खून की कमी होगी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम जाएगा। भाई ब्लड क्या करता है, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे जो न्यूट्रिशन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से के साथ में कहाँ आता है, लंग्स में आता है। लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है इंस्पायरेशन के दौरान, वहां ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर दोस्तों वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। अब अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो क्या ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगी प्रॉपर? नहीं हो पाएगी। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड पतला हो गया, न्यूट्रिशन कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, तो क्या एटीपी बनेगी दोस्तों? एटीपी बनेगी नहीं, मतलब एनर्जी मिलेगी नहीं। तो जब एनर्जी नहीं बनेगी दोस्तों तो क्या ग्रोथ होगी बॉडी में? डेफिनेटली नॉट। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों। और जैसे एनीमिया हो गया, थायराइड की डिसीज में दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने थायराइड का केस हैंडल किया है, पेशेंट आके बोलता है साहब मेरा वजन बढ़ गया है ना, हाइपोथायराइडिज्म में मुझे ठंड लगती है, मुझे हेयर फॉलिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो थायराइड में भी ये देखने को मिलता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी में दोस्तों, तो जब भी आप एलोपेशिया का लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रोटीन डाइट पर खास तौर से आपको ध्यान रखने की, ये छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों जिनको हम सिम्टम्स के रूप में डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उनका उपाय भी हमको आना चाहिए दोस्तों। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई। बहुत बार आप लोगों ने देखा है दोस्तों, कैंसर वालों को कीमोथेरेपी के बाद में हेयर चले जाते हैं और हेयर जाने के बाद रिमूव, वो बहुत मुश्किल से हेयर आते हैं दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में भी मैंने खुद अपनी माँ के हेयर 3 महीने के अंदर पूरे हेयर ला के छोड़ दिए थे दोस्तों। तो ये जब तक हम सीखेंगे नहीं टिपिकली, तब तक हम प्रोटोकॉल का उपयोग करना नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। और लो विटामिन लेवल दोस्तों, स्पेशली जब हम हेयर ग्रे की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है विटामिन का लेवल B3, B6, B12 अगर लो होता है दोस्तों, वहां पर विटामिन डी कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हेयर फॉलिंग के साथ साथ बाल ग्रे भी होने लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लो विटामिन लेवल के कारण भी बाल झड़ते हैं, इसलिए हमको वो भी ध्यान रखना है दोस्तों। जब इस तरह के केस आता है तब इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं दोस्तों? इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर हेयर एनालिसिस कराइए दोस्तों। हेयर के टुकड़ों को आप एनालिसिस के लिए भेज दिए लेबोरेटरी में दोस्तों, कंप्लीटली आपको डायग्नोसिस हो जाएगा। लेकिन हमारे जैसे छोटे मोटे जगह पर, हम बहुत छोटी जगह पर बैठे हैं, वहां पर ये नहीं होता। हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर इंदौर, वहां पर ये सारी टेस्ट हो जाती है दोस्तों। तो अगर कोई पेशेंट तैयार होता है तो हम लोग करा लेते हैं, पूरी मेडिकल हिस्ट्री ले दोस्तों, हेयर का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराया दोस्तों, स्काल्प के लेवल पर देखें कहीं डेंड्रफ तो नहीं है दोस्तों। यानी आप सीबीसी, थायराइड फंक्शन टेस्ट और ईएसआर टेस्ट, ये जब टेस्ट कराते हैं तो नेचुरली छोटी जगह पे ये सीबीसी, ईएसआर टेस्ट और टीएसएच, T3, T4, TSH टेस्ट करा लीजिए, कंप्लीटली आपका डायग्नोसिस बन जाएगा दोस्तों। क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, हम लोग उस लेवल पर वहां पर काम कर लेते हैं दोस्तों। तो जब बारी आती है लास्ट में इलेक्ट्रोमोगेट ट्रीटमेंट की दोस्तों, तो कई तरह से कई लेवल पर हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है दोस्तों, और उन लेवल को हम लोगों ने यहाँ पर मेंटेन किया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा दोस्तों, जनरली अगर हम देखें, अगर स्ट्रेस के कारण हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हो रहा है दोस्तों, तो वहां पर S5, C5, WE ये बहुत ही ऑथेंटिक मेडिसिन होती है दोस्तों, जिनको हम वहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों, S5, C3, L1, F1, A3, WE यानी जनरल टॉनिक का D6 बनाइए या थर्ड डाइल्यूशन बनाइए, S5 की 5 ड्रॉप डाल लीजिए दोस्तों, ओनली 5 ड्रॉप, और वहां पर पेशेंट को चला दीजिए दोस्तों। या S5, C3, L1, F1, A3, WE को जब आप चलाएंगे दोस्तों, तो वहां पर D6 का लेवल बहुत ही ऑथेंटिक होता है, या थर्ड डाइल्यूशन का लेवल, ये मिरेकुलस रिजल्ट देता है दोस्तों। हमको तुरंत वहां पर रिजल्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों। हमको लोकल एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों, तो 2 कैरेक्टर, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में केवल सिंपल सा हेयर फॉलिंग हो रहा है, तब जब हम
कलेक्शन के लिए देते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर हम लोगों को C5L1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी APP, ठीक है, C5L1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी APP को दोस्तों वहां पर D4 के लेवल पर हमको अप्लाई करवाने के लिए देना चाहिए दोस्तों, ऑयल के लेवल पर। अगर पेशेंट बोलता है मुझे हेडेक भी होता है तो G को हटाइए, Y को डाल दीजिए। अगर पेशेंट कहता है साहब मुझे बहुत कम सर्कुलेशन होता है, मुझे कंजेशन लगता है, आप RE को इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों। ये टेक्निक्स होती है, जब हम छोटी छोटी चीजों को समझते हैं तो वहां टेक्निक्स के रूप में हम लोग इसको बहुत ही ऑथेंटिकली यूज करते हैं दोस्तों। एक ये छोटा सा ये नॉर्मल प्रोटोकॉल हुआ दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट बोलता है साहब डेंड्रफ है और बहुत ज्यादा गुच्छों में बाल जा रहे हैं, तो डेंड्रफ के लेवल पर दोस्तों आप C3L1 F1Y को एक्सटर्नल यूज कीजिए D4 में दोस्तों, ऑयल के रूप में बनाइए और एक्सटर्नल इसको लगाने को दीजिए। C3L1 F1Y, ये डेंड्रफ हो, डेंड्रफ से हेयर फॉलिंग हो दोस्तों, तो C3L1 F1Y को D4 में दीजिए, ऑयल के रूप में दीजिए, लगाने को दीजिए दोस्तों। साथ में जनरल टॉनिक में S5C4 को आप 5-5 ड्रॉप डालकर थर्ड डायल्यूशन में दीजिए, यानी जनरल टॉनिक का थर्ड डायल्यूशन बनाइए, उसमें S5 और C4 की 5-5 ड्रॉप आप डाल के दे दीजिए दोस्तों। आपको मैजिक नहीं मिले तो बताइएगा दोस्तों मुझे, 100% मैजिक देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं बोलती है, बहुत सारी लेडीजें बोलती है सर हमारे हेयर तो उतने के उतने ही है जितने 5 साल पहले थे, ग्रोथ ही नहीं होती है। मैं आपको सिंगल ही बोलता हूं दोस्तों, केवल C4L1 देके देख लीजिएगा, C4L1 की MMP ग्लोबुल्स बनाइएगा, ठीक है, C4L1 की D5 में MMP ग्लोबुल्स बनाइएगा दोस्तों, और C4L1 का प्रोटोकॉल को वहां पर यूज कीजिएगा। आपको मिरेकल वो मिलेगा जो आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। यानी किसी को नॉर्मली हेयर ग्रोथ कराना है दोस्तों, तेजी के साथ हेयर ग्रोथ कराना है दोस्तों, एरिना ग्रोथ पिल्स का प्रयोग करिए, यानी C4L1 का वहां पर प्रोटोकॉल यूज कीजिए दोस्तों, अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि पूरे मेरे सिर में रफनेस आ गई है, यानी एलोपेशिया में गंजापन के साथ साथ इधर उधर मेरे बाल चले गए तो चमक आ रही है, चमक आने के साथ साथ वहां पर रफनेस आ गई है दोस्तों, यानी आपको एलोपेशिया टोटली का डेवलप हो गया दोस्तों। ऐसी कंडीशन में उस रफनेस को दूर करके, उस चिकनापन को दूर करके दोस्तों, वहां से हेयर को वापस रिग्रोथ करने के लिए ऊपर दिए गए प्रोटोकॉल के साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन में दोस्तों C4L1 F1 S5 RE D4 में, C4L1 F1 S5 और RE D4 में आप किसी भी ऑयल में मिक्स करके दीजिए दोस्तों, और उसको कंटिन्यू सुबह नहाने के बाद और रात को अच्छी तरीके से मसाज कराइए दोस्तों। आप जब इस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे ना दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा 3 महीने के अंदर, आफ्टर 3 मंथ रीजनरेशन आपको दिखने लग जाएगा, छोटे छोटे रोए दिखने लग जाएगा, बशर्ते इंटरनल मेडिसिन में आपको S5C3L1 F1 और RE ऐड करके आपको देना है दोस्तों। आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा रिजल्ट दोस्तों, ये मेरा प्रूविंग फार्मूला है जो वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों S5C4L1 A1 C1 RE, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमको बोलता है कि हमारा न तो हेयर फॉलिंग ज्यादा है न हमें एलोपेशिया हो रहा है, लेकिन हमको हमारी ग्रोथ हेयर की मेंटेन करना है, हमारे हेयर में कमजोर, हमारे बाल कमजोर है, हम हाथ लगाते हैं हमारे हाथ में आते हैं, उस बाल की कमजोरी को दूर करने के लिए, उसमें ताकत डालने के लिए दोस्तों, हम लोगों को वहां पर C4L1 F1 RE जो हमने एलोपेशिया के लेवल पर दिया दोस्तों, यहाँ पर इंटरनली हमको दोस्तों S5C4L1 A1 C1 RE D6 से लगाकर D10 तक देना है। 2 महीने D6 में, 2 महीने D7 में, 2 महीने D8 में, 2 महीने D9 में, 2 महीने D10 में दोस्तों। ये हमारा प्रोटोकॉल जब होगा आप देख लीजिएगा रिजल्ट। में चाहूंगा कि 3 महीने के अंतर्गत आप लोग इस ग्रुप में प्रूफ के साथ दीजिए दोस्तों, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये टिपिकल चीजें हैं दोस्तों जिसके आधार पर हम लोग एलोपेशिया के लेवल को प्रूव करते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा आजकल का टॉपिक दोस्तों। आज मैंने आपको जो समझाया थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों,
इससे रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। एक एक करके ऑयल पूछिएगा, कौन सा ऑयल यूज करना सर? एक एक करके पूछिएगा Oil. दोस्तों। सर ऑयल नमस्ते कौन सा सर। यूज करना सर? सर हेलो। ऑयल देखिए, 3 तरह के ऑयल होते हैं, है ना। एक होता है खोपरे का तेल, पैराशूट ऑयल, एक होता है तिल्ली का तेल, और एक होता है बादाम का तेल। ठीक है, मैं आपको कहूंगा तीनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लीजिए आप। किसी को, क्योंकि बादाम शूट नहीं करता, गर्म पड़ता है, किसी को आंवले का तेल ठंडा पड़ता है, किसी को खोपरे का तेल ठंडा पड़ता है, किसी को तिल्ली का तेल। अब तिल्ली का तेल न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा सभी ऑयल को मिक्स कर लीजिए और वहां पर बनाइए और रिजल्ट देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर जब हमें एक डाउट है। D4W मतलब डिस्टर्बेटर में बनाना है और बेस हमारा G3 जो है वो RS का है, तो हमें उसमें स्ट्रोक देने हैं या नहीं देने हैं सर? सर आप जब आरएस का D3 रखेंगे तो आरएस में ही मेडिसिन बनाना। जब आप D2 से 3 ml आरएस का लेकर 20 ml लेवल डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे, तो वो उसके बाद जब आप D4 बनाएंगे वो प्योर डिस्टिल वाटर में बनाएंगे, वहां से आप फिर डिस्टिल वाटर में बना सकते हैं। ओके सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। सर शाइटिका का जनरल टॉनिक में हेलो। डिसीज देते हैं जब। हेलो सर। हाँ बोलिए सर सर जनरल वो टॉनिक बोर्ड में पे डिसीज देते आज हैं का शाइटिका में। सब्जेक्ट जो मुझे ऑडियो में और वीडियो में बताना है, लिखना है। ऑडियो वीडियो में आज का हेलो। सब्जेक्ट बोर्ड पे लिख दीजिए। ठीक है सर। हेलो सर, ये सर, शाइटिका में जनरल टॉनिक में D6 में जो बनाते हैं, तो इसकी जो 5 ड्रॉप हम डालेंगे S5C4RE की, तो D3 लेंगे तो D4 लेंगे? D3 यार। बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। D4 में यूज करोगे तो डाइल्यूशन ठीक हो पाएगा, ठीक है ना। सर नमस्ते सर, ये डैंड्रफ के लिए हमें शैम्पू में यूज कर सकते हैं सर? नहीं अरे ये योजना जो जी, एक योजना दो। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। शैम्पू में सर आयुर्वेदिक का जो शैम्पू आता है उसमें यूज कर सकते हैं ना सर? सर इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए S5F1W बताया सर, कौन सा डाइल्यूशन में सर? किस चीज के लिए मैडम? इम्यून सिस्टम सर, इम्यून सिस्टम के लिए S5F1W D4 में दे चाहिए। D4 में 1:47 सर। D4 में मैडम फिर वही कर। सर एक बात बताना, जैसे हम RS बेस्ड मेडिसिन कर देंगे 105 स्टॉक लगाने हैं, जो ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਥੇ ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी चेंज ਤਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀ जी? हम RS में पोटेंटाइज करते हैं ना, हाँ जी। RS में एनर्जी लेवल पास होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, मॉलिक्यूल क्लोजली अटैच होते हैं, जब हम उसको तोड़ते हैं, डाइल्यूशन में तोड़ते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो जाए, आप डिस्टर्ब हो रहा। हेलो सर नमस्कार। बाकी जो क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे, थोड़ा म्यूट में रहो यार सब जनों। आप लोग पहले मैं जवाब दूंगा, उसके बाद में आप बोलिएगा। जब हम लोग मॉलिक्यूल, हेलो मॉलिक्यूल उनके बीच गैप होती है, उनके बीच। हेलो सर, आज का ऑडियो वीडियो मिलेगा सर? म्यूट दो। साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। माइक को नजदीक में रखिए सर, आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट सर। आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर। म्यूट नहीं करते। हेलो सर आप अनम्यूट हो जाइए सर। बोलिए। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर, वो बोर्ड में लिख देते अगर मेडिसिन तो अच्छा रहता। हाँ ये भी बोर्ड में लिखूं मैं, क्या मेडिसिन लिखूं?
सर ऑडियो वीडियो मिलेंगे सर इनके आज के? सारी सर आपको मेडिसिन आपको इंटरनल लेना audio था video में मिल जाएगी। ठीक है सर, आप इंटरनल D6 बोल रहे हैं। सर D10 कैसे बनाएंगे सर? D10 का क्या फॉर्मूला है सर? जी D10 का सर ये D4 एक्सटर्नल D4 जो अप्लाई करना है। 190 से तोड़ रहे हैं ना सर आप अगर 147 से तोड़ रहे थे ये फार्मूला है, डायरेक्ट आप D10 बनाना है तो आप 9 ड्रॉप डाल दीजिए 30 ml में। मान लो सर जूम नहीं कर पा रहे सर, इसको जो बोर्ड है आपका 10 और D10 दोनों एक ही है क्या? इसका मैं फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, ठीक है सर, लेकिन जूम होता है सर, जूम सर आज का ऑडियो वीडियो मिलेगा सर? सर ये हेलो सर आप एक्सटर्नल D4 बोल रहे हैं ना सर, उसको हमें ये जो स्किन के ऊपर लगाने वाला है, इसलिए हमें इसको डिस्टिल वाटर में ही बनाना सर पूरा। सर डिस्टिल वाटर में नहीं, ऑयल में बनाइए आप, कोई से भी ऑयल में चिपका हुआ रहना चाहिए मेडिसिन। जो ऑयल में रहेगा सर ऑडियो वीडियो मिलेंगे आज का सर? अरे मिलेंगे सर, सबको मिलेंगे। 30 ml का जो सर फाइल है, इसमें ईच मेडिसिन लेना है फिर पर मतलब सिंगल मेडिसिन रहेगी सर? सर जो भी मैंने एक्स्ट्रा बताया, जैसे मान लो आपको मान लो जनरल टॉनिक आपने D5 बनाया, आपको मान लो S5C3 डालना है तो दोनों के 5-5 ड्रॉप डालना है, ठीक है। आप अगर मान लो आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो, आपको ये नहीं बनाना है, ठीक है। आपने बनाया S5C3 L1 A3 F1 ये आपने लिया, ठीक है। 30 ml में मान लो अरे म्यूट हो जाना। मुनावर राधिका मैम म्यूट कीजिए आप। जब 30 ml में 30 ड्रॉप आपको लेना है तो आपने देखा यहाँ पर 6 मेडिसिन है, ठीक है। अब 6 मेडिसिन है तो आपको देखना है ये 6 में से इंपॉर्टेंट मेडिसिन कौन सी है, S5 और RE, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 6 ड्रॉप दोनों का ले लिया, ये हो गया 12 ड्रॉप। 12 ड्रॉप के बाद आपके पास बच रहा 18 ड्रॉप। अब आपने देखा 1 2 3 4 मेडिसिन है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेडिसिन कौन सी है, A3 C3, तो यहाँ पर 5-5 ड्रॉप आपने ये ले लिया। कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 10 22 ड्रॉप। अब L1 और F1 4-4 ड्रॉप ले लो आप, ठीक है। इस प्रकार से हमारा प्रोटोकॉल होता है। मैं बताने वाला हूँ कि रेशियो कैसे सेट किया जाता है। आप लोगों ने अगर सुना हो ध्यान से तो इलेक्ट्रोमेपैथ में जितने भी प्लांट होता है, जैसे S1 हुआ, S1 में 9 रेमेडीज। अब 9 रेमेडीज में प्लांट के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने मैटी जी ने आपको फार्मूला सेट करके दिया है, रेशियो मेंटेन करके दिया है, और वो कंप्लीटली रेशियो वहां पर सेट करके दिया हुआ, ठीक है। तो उन रेशियो को हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं ये भी वहां पर मैं आपको डेली सिखाऊंगा। एक आज हमने एलोपेशिया के बारे में पढ़ा दोस्तों। आज हमने टुडे टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डाइल्यूशन का, डोसेस का और टेक्निक्स का दोस्तों। और आज मैंने आपको एक डिसीज का मास्टर बनाया है एलोपेशिया के लेवल पे। सर ये व्हाइट हेयर के लिए भी चाहिए, व्हाइट हेयर जिनके सफेद बाल हो जाते हैं, हेयर ग्रे आगे आएगा सर, ठीक है। नमस्कार सर। में हम जो है सर एलोपेशिया क्या छुआछूत का बीमारी है क्या? बोलते होटल में तकिया यूज करने पर होता है, बोलता है कोई। नहीं सर एलोपेशिया का प्रोटोकॉल लिखिए सर। कल बता दीजिए सर आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। नमस्ते सर। जूम कर पाए सर, ऐसा कर दो सर। हेलो सर ये प्रोटोकॉल लिखिए सर। हेलो सर टेस्ट कौन सा करना है वो भी डाल दीजिए सर। टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट आप ऑडियो वीडियो में सारी चीज मैंने बताई है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा नोट बोलिए करिएगा, मैडम आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है प्रकाश सर, आज यही रखते हैं। सर बहुत ज्यादा इचिंग रहे तो क्या करना? टेस्टमनी शेयर करनी है सर आपके साथ। एक टेस्टमनी शेयर करनी है आपके साथ। आपके प्रोटोकॉल को फॉलो करके 2 महीने के अंदर 6.9 क्रेटिनिन लेवल जो है 1.1 आ गया सर। सीकेडी का पेशेंट है सर, 6.9 से 1.1 आ गया विद इन 2 मंथ्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर। क्या मेडिसिन दी सर? थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट मिस्टर, थैंक यू।
मेडिसिन शेयर सर। करो ये। हेलो ग्रेट सर सर ग्रेट, आज बहुत अच्छी क्लास लगी सर, बहुत अच्छा लेक्चर है आपका सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।